Hey guys, very good morning. बस सही है. Okay guys, let's start. You know where we are. We are on the chapter leverage. सभी करेंगे leverage के सारे फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज. दोस्तों, there are three types of leverages: DOL, DFL and what? DCL. बताएंगे दोस्तों डिग्री ऑफ लेवरेज किसकी वजह से बनता है. ऑपरेटिंग कॉस्ट शब्द को बोलने से पहले फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को बोलना बहुत. अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं होती तो लेवरेज जीरो हो जाता. Zero या one? Okay guys, tell me, how do we get the financial leverage? Oh, how do we get? Why do we get? Only because of the fixed. अगर हमारे जिंदगी में फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है इसीलिए तो मिलता है वो, राइट ना एवरीबॉडी. ओके, अगर मैं आपसे फॉर्मूला की बात कर लूं, डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ डॉल? कंट्रीब्यूशन अपॉन. और अगर मैं उसी फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा एक्सटेंशन करता हूं तो डीएफएल भी मिल जाता है. डीएफएल का लॉन्ग फॉर्म डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. दोस्तों बताएंगे क्या है वो? ईबीआईटी अपॉन. ओके, अगर मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला की बात करूंगा, डू यू रिमेंबर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला फॉर डॉल? परसेंटेज चेंज इन ईबी अपॉन परसेंटेज चेंज इन. हिंदी में बोलेंगे तो कितना परसेंटेज, किस प्रमाण में हमारा ईबीआईटी बढ़ेगा अगर इतना परसेंटेज से हमारा, राइट. अगर किसी कंपनी का लेवरेज ज्यादा है वो क्या दर्शाता है? व्हाट इज द इंपैक्ट? किसी कंपनी का लेवरेज ज्यादा है इसका अर्थ ये हो जाता है कि उस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है या कम है. वो कंपनी ज्यादा रिस्क लेके चल रही है, कम रिस्क लेके चल रही है. उनकी रिस्क बहुत ज्यादा हो रही है. गेटिंग दिस पॉइंट? या कैन यू प्लीज टेल मी नाउ डीएफएल? डीएफएल का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन. सारी चीजें आपको यहां दिख सकती है. ये रहा आपके सामने एफएम रॉक्स के सारे लोग एफएम रॉक्स को खोले और एफएम रॉक्स के इस पेज को देखते हुए आपको सारे फॉर्मूला एक ही पेज पर नजर आएंगे. So you can view all the formulas only at one location. Come on everybody, check it out. सारे फॉर्मूला सिर्फ एक ही जगह. पेज नंबर कोई मुझसे पूछ रहा था, राइट? चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पेज निकालो साहब. बस पहले 4 फॉर्मूले आपको देखना है. That's it. है? एक बार देखो तो एफएम रॉक्स की बुक कैसे दिख रही है आपको. 2.2 चैप्टर 2 का स्टार्टिंग वाला पेज है. 2.1, राइट? आप सभी के पास ऐसा पेज होगा और रोज एफएम रॉक्स के ए वाले वॉल्यूम को जरूर लाना ताकि उसकी जरूरत मुझे बार बार हो सकती है. दोस्तों, अगर बगैर देखिए स्क्रीन पे आपको देखना है और मुझे बताना है डीसीएल इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय व्हाट. ये तो आपको मालूम है. अगर फॉर्मूला को बात करें 1 to 1 कंपेयर करें तो व्हाट फॉर्मूला डू यू गेट? अगर मैं डीसीएल का फॉर्मूला पूछूं तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा. हमें क्या मिलेगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज. हिंदी में कहेंगे तो हमारे कितने प्रमाण में ईपीएस बढ़ेगा अगर एक्स प्रमाण में हमारा, राइट? अगर 1.5 हमारा अगर डीसीएल है तो उसका मतलब क्या होता है? 1.5 टाइम्स डीसीएल है मतलब क्या? एक वन टाइम अगर हमारा सेल बढ़ रहा है तो हमारा ईपीएस जो है वो 1.5 टाइम्स बढ़ रहा है. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कह दे हमारा डॉल जो है वो 3 है तो क्या दर्शाता है वो? मतलब अगर उनका सेल 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है, बोलो आगे, ईबीआईटी 3 गुना बढ़ रहा है. इस सिंपल से क्वेश्चन को बताइए. डॉल है, डीएफएल है, डीसीएल का फॉर्मूला बता दो. 2 चीजें कट हो जाएगी. ईबीआईटी को कैंसिल करवा दीजिए. यू विल गेट वन फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, राइट एवरीबॉडी? या चलो दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको यहां पे दिख रही है उस इनकम स्टेटमेंट, इसको कभी प्रॉफिट स्टेटमेंट भी कहा जाता है और कभी इनकम स्टेटमेंट भी कहा जाता है. कैन यू प्लीज रिवाइज दिस? आराम से बगैर देखिए बताएंगे. इसका फॉर्मेट क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन माइनस इज इक्वल टू ईबी माइनस, कम ऑन, इंटरेस्ट मिलेगा ईबी माइनस टैक्स, कम ऑन, ई ए. अच्छा, और अगर उस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है,
नहीं है, तो ईपीएस कैसे निकलेगा? डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अगर उस कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स है तो माहौल कुछ अलग होगा, क्योंकि पहले प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में ही डिफरेंस है। प्रेफरेंस वालों को हमेशा मिलती है प्रेफरेंस। तो बताओ दोस्तों, इक्विटी वालों को डिविडेंड पहले मिलेगा या प्रेफरेंस वालों को? तो इसीलिए ईएटी के बाद में पहले माइनस किसको करना होगा? यहां पे दिया भी है, अरे कह दो ना प्लीज। प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करना होगा, राइट एवरीबॉडी? और उसको माइनस करने के बाद में जो बचेगा वो बन जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। उसके बाद में उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एवरीवन कम ऑन, सही है? अच्छा चलो ठीक है, अभी तक की सारी बातें सही हो रही। आज का विशेष दिन है। आज हम लोग आईसीआई के 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रमुख क्वेश्चन होंगे मई 2018 एज वेल एज नवंबर 2018। नवंबर मतलब अभी जो परसों के दिन, यस। और देखना होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, पर वो अभी नहीं। अभी मेरे क्वेश्चन 17, 18, 19, 17 हो गया था, 18, 19, 20 और 21, ये 4 क्वेश्चन हम लोग पहले ख़त्म करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पर मुझे आपसे कुछ उसके भी पहले FM रॉक्स के पेज वापस सुनिए ना, सुनो। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। आपको कुछ नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर? यहां पे फाइनेंशियल लेवरेज जो दिया हुआ है, फाइनेंशियल लेवरेज दिख रहा है? उस फाइनेंशियल लेवरेज में 2 फॉर्मूला थे, बहुत अच्छे लग रहे थे और आपने याद भी कर लिए। वंस अगेन कैन यू प्लीज रिकॉल, बगैर देखे, नॉर्मल फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल लेवरेज। वो तो सीक्वेंस में ही आता है, अगर आपको जिसको याद नहीं हो रहा तो कुछ नहीं, ये कंट्रीब्यूशन को अगर ईबीआईटी से डिवाइड करते हैं तो डॉल मिल जाता है, और ईबीआईटी को ईबीटी से डिवाइड करते हैं तो ऐसा कोई बहुत झंडे गाड़ने वाला काम नहीं है। वो इनकम स्टेटमेंट अगर दिमाग में तो फॉर्मूला वैसे ही रट जाते हैं, ठीक है ना? और रही बात अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला की, परसेंटेज चेंज इन हम लोग क्या देखते हैं? ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज क्या देखते हैं? ईबीआईटी। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। पर ये तब की बात है जब हमारे पास में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। ओके, क्या नहीं है? प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। अभी ध्यान से, अगर आपने, आपके पास बुक है तो एक चीज को ध्यान से देखना, डीएफएल यहां पे लिखा है ए। फिर आपने सवाल ये पूछना चाहिए ए क्या है? फॉर्मूला दो ही, उसमें ए वाला क्या लिखा है? अज्यूमिंग दैट देयर आर, थोड़ा सा नीचे होकर आपको बी भी दिखेगा, अज्यूमिंग दैट देयर आर। मतलब ये बात ये कहना चाह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर होंगे और प्रेफरेंस शेयर्स अगर ना होंगे, उस केस में फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूला में थोड़ा सा बदलाव पाया जा सकता है। अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखे हैं वो तभी के देखे हैं जब कंपनी में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही है। मतलब कंपनी डेट इक्विटी से काम चला रही है, कंपनी के पास में प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। कौन सी इक्विटी है? सिर्फ, मतलब उनके पास में अपने शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपको ये तो पता ही हो गया, जरा प्लीज अंडरलाइन कर दो इसको, नो प्रेफरेंस शेयर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अच्छे से बुक को गंदा मत करना, जो भी करोगे ना बुक पे तो ऐसे समझना अपनी बुक समझ के, हाँ नहीं आपकी है मतलब, तो अच्छे से करो यार, ऐसे मत, गंदा मत करना कभी भी कोई चीज़। आपको ही पढ़ना है, आपकी किताब है। और एक बात प्लीज़ बताने दो, ज़रूरी नहीं है कि हम इसी अटेम्प्ट में पास हो जाए। बुरा मत मानिए, 100 में से सिर्फ 20% लोग होते हैं जो इस अटेम्प्ट में पास होते हैं। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ। माइंडसेट ये रखो कि अगर कल्चर के, अगर मैं गलती से अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से फेल हुआ तो ये नोटबुक मुझे ये मई में नहीं नवंबर में भी लगना है, तो उसको इज्जत से इस्तेमाल करो, है ना? ऐसा रखो कि आपको बुक 1-2 अटेम्प्ट काम में है। आपको ये नहीं बोल रहा कि आप फेल होने वाले, मैं आपको प्रिपेयर करो। मैं अगर मान लो ऐसा, तो कल ये नहीं होना चाहिए यार मेरे पास बुक ही नहीं, वापस से क्लास लगाने की जरूरत नहीं, इसी बुक पे काम चल जाएगा। सिर्फ नोटिंग अच्छे से करो, ठीक है ना? आगे यहां पे क्या लिखा है? नो प्रेफरेंसेस। यहां पे अंडरलाइन कर दो, अज्यूमिंग दैट देयर आर व्हाट, क्या लिखा है यहां पे? नाउ अज्यूमिंग दैट preference shares are given in question, we can now take the advantage of interest and preference dividend both. बराबर है? एक बात बताओ, preference dividend don't you think it is as good as interest?
क्या दोनों की भी कॉस्ट फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मानी जाएगी? अगर मैं आपको ध्यान से देखना जो बोल रहा हूँ ना, आज के पहले ही कॉन्सेप्ट के ऊपर कभी भी हमने फोकस नहीं किया आज तक। आपने जो भी किया, वी ऑलवेज थॉट देयर इज नो प्रेफरेंस शेयर्स। बट क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा क्वेश्चन अनोखा आने वाला है जिसमें प्रेफरेंस शेयर्स इस शब्द का प्रयोग होगा, और वो क्वेश्चन में आपको ये फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। पर वो ध्यान से सुनना, वो फॉर्मूला रटना नहीं है, वो समझना डिराइव हुआ कैसे। पहली बात तो क्या है, इक्विटी का डिविडेंड ये वेरिएबल है, इट इज नॉट फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। पहली बात तो उसको बाजू में रखें। हम हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। तो अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है या नहीं? नहीं या है। अगर मैं इसी समय क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं तो आपको पॉइंट नंबर 4 में 6% प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहा होगा। कोई मुझे बताएगा 6% क्या उसका नाम रखा गया है या 6% में कोई मतलब है? और 6% कोई फैशन नहीं है। 6% मतलब उसके ऊपर आपको कंपलसरी 6% का डिविडेंड झक मार के देना, तुम्हारी कंपनी प्रॉफिट में हो या ना हो। Are you getting this point? Don't you think it is a fixed financial cost? It is as good as interest. बताओ, आप बताओ, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या समानता है? कंपनी चाहे, बोलो ना, पैसे कमाए, कंपनी लॉसेस में जाए, भाड़ में जाए, ये देना इन इंटरेस्ट के अमाउंट को और प्रेफरेंस डिविडेंड के अमाउंट। ध्यान से सुनना, एक एक चीज, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट। प्रेफरेंस डिविडेंड को और इंटरेस्ट को हम लोग इक्विटी डिविडेंड से कंपेयर नहीं कर सकते। टेल मी व्हाई? इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी टू गिव। वो दे भी सकते हैं, नहीं दे सकते, कितना देंगे वो भी डिसाइडेड नहीं है। तो बताओ बच्चों, जिस कंपनी का फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा है उस कंपनी का फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा आएगा, कम आएगा? क्यों ज्यादा आएगा? मतलब कंपनी चाहे कुछ करे ना करे, उनको उतना, मतलब कंपनी रिस्क ज्यादा ले रही, क्या कर रही? कल चल के कंपनी ने सेल्स किया ही नहीं, तभी भी कंपनी को वो फाइनेंशियल कॉस्ट उठाना है। मतलब झक मार के कंपनी को हमेशा यही दिमाग में रखना कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे, तभी जाके उनका ये फाइनेंशियल कॉस्ट रिकवर होने में मदद होगी। वरना अगर मान लीजिए आजकल के बिल्डर्स जो पूना के हैं, उनकी लग गई ओनली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। मार्केट में रिसेशन आ गए, एक। दूसरी बात, नोटबंदी हो गई, आम जनता के पास पैसा नहीं। तीसरी बात, लग गया अपना जीएसटी। इसके चक्कर में, जीएसटी के चक्कर में फ्लैट के रेट हो गए ज्यादा। नोटबंदी की वजह से लोगों का ब्लैक मनी चल रहा नहीं, क्योंकि आप 80% 90% फ्लैट का पैसा किस में मांग रहे? व्हाइट में मांग रहे। अब मान लो मेरे पास 5 करोड़ पर पूरा ब्लैक में है, वो फ्लैट खरीदने की बहुत इच्छा है, तमन्ना है, फिर भी मैं खरीद नहीं सकता बिकॉज मेरे पास ब्लैक का नोट है, व्हाइट नहीं। तो फ्लैट का डिमांड दिन ब दिन, अरे बोलो ना भाई, कम हो रहा है। जो बिल्डर्स ने हजारों फ्लैट की स्कीम बनाकर रखी थी, वो बिकने का नाम नहीं ले रही है। अब मुझे बताओ, सेल्स नहीं है, पर फिर भी क्या उस बिल्डर ने जो ब्याज से पैसे लिए हैं, बैंक से लोन लिया है, कि उसका इंटरेस्ट चुकाना ही है, चुकाना ही है। वो मीटर चालू है, उसमें रुकावट नहीं। बताओ, लेवरेज बढ़ गया कि कम हो गया? इसीलिए आपको ये समझना जरूरी है, फाइनेंशियल लेवरेज जितना ज्यादा होगा, वो कंपनी बहुत बुरी मौत मर सकती, डीएस के जैसे हो सकता है, अगर उनका सेल ठिकाने पे ना हो। इसलिए जो कंपनी फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा क्रिएट करती है, उनका हमेशा फोकस मार्केटिंग पे ज्यादा होता है। जितना मार्केटिंग होगा उतना सेल्स ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल। आजकल की पूना के बिल्डर को फाइनेंशियल लेवरेज समझा ही नहीं, और नहीं समझा वजह क्या थी? क्योंकि अब तक बूम पीरियड था, कभी ऐसा रिसेशन उन्होंने देखा नहीं अपने जीवन में। उन्होंने मंदी, रिसेशन बोल तो मंदी देखी ही नहीं, उनको लगता था सब हवा है। अच्छे अच्छे बिल्डर का दीवारा निकल गया, अच्छे अच्छे लोग। मतलब अब सोचिए, फाइनेंशियल क्राइसिस इतना वाहियात चल रहा है इन लोग का, इनके पास में गाड़ियां जो है वो BMW, ऑडी है और मर्सिडीज है, पर गाड़ी में डालने का पेट्रोल नहीं है। और आज ये हालात है कि जो लाइफस्टाइल है उनका, वो इतना हाई लेवल का है कि वो गरीबी में जीवन जी नहीं सकते। अंडरस्टैंड करो, एक बार इंसान का एक स्टेटस आ गया ना, अब वो नैनो में घूमेगा तो लोग समझ जाएंगे गरीब है। पहले से ही नैनो है तो लोग मानो जानते आदमी है, होला ऐसे रहता है। अब जो आदमी अगर मर्सिडीज छोड़ के नैनो पे, अगर उसकी इच्छा है कि मैं कल चके ऑल्टो में बैठ जाऊं, वो बैठ नहीं सकता, क्योंकि लोग उसको ऐसा देखे ही नहीं है। तो इसीलिए इन लोग को कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। ये फाइनेंशियल क्राइसिस है, और ये आज से नहीं चल रहा ना, इट इज सफरिंग फ्रॉम सिंस लास्ट। नोटबंदी हुई उसकी पहले से ही वाट लगी थी।
मतलब अभी 2.5 से 3 साल हो गए, पूना के जो बिल्डर की होल्डिंग कैपेसिटी थी, जैसे एक बिल्डर जिसका नाम है कोलते पाटिल, कोलते पाटिल को कुछ नहीं हुआ बिकॉज उसने वो क्या है, वो कंपनी पूना की कोलते पाटिल, पूना के जो लोग सब जानते हैं, बड़ा भारी टाइप का बिल्डर है। होशियार लोगों का CFO होना जरूरी है। उसने क्या किया था, डेट लिया ही नहीं, उसने क्या करा, IPO कर दिया उसका। कोलते पाटिल के शेयर्स मिलते हैं, उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आया नहीं, क्यों? इक्विटी है ना। डेट इक्विटी का कैपिटल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। हौले सामान तुम बैच से पैसे ले रहे, डेट 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 लग गए ना खड़े खड़े, अब झक मार के तुम्हें सेल करना जरूरी हो गया। कोलते पाटिल वॉज वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा समा भी आ सकता है कि अगर जिस दिन सेल नहीं हुआ, इसके लिए लेवरेज चैप्टर तो समझना पड़ेगा। कोलते पाटिल ने क्या किया, जाके देख सकते हो आप, NSE BSE उसके शेयर्स बिकते हैं। कोलते पाटिल ऐसे समय पे अगर आपके इसमें होशियार फाइनेंस वाला बंदा हो ना, सोचो इक्विटी से फायदा क्या हो गया, टेंशन ही नहीं ना, बिकेगा देखेंगे कहाँ किसको देना है। तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ प्रमाण में, और वो कहते हैं वो भी 2:1 होना चाहिए, जितना भी है थोड़ा तो होना चाहिए। बाकी लोगों ने 100% डेट यूज करके रखा है, सर्वाइवल का स्कोप ही नहीं बचा। इसलिए अंडरस्टैंड करो, एक CFO होना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत आवश्यक होता है। उसको बोलते चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। CFO आखिर मतलब बंदे कौन है बेटा? कुछ कंपनीज में, अब मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, he is CS and he is a CFA 3 डिग्री है वो, and he is working with one of my friend, यहाँ पे पूना में एक सारथी बिल्डर बोल के, शेंडे उनका सरनेम है, नीलेश शेंडे। ये मेरे दोस्त है नीलेश शेंडे, योगेश शेंडे। ये है धुलिया के लोग, पूना में कई सालों से बसे हुए, और इनको ये प्रॉब्लम चल रही थी, दे वर नॉट एबल टू मैनेज देयर फाइनेंस। 3-4 भाइयों का मिलकर LLP पार्टनरशिप फर्म है। सारथी के 28 स्कीम्स पूना में चल रहे हैं सारथी नाम से। एक देखो, आप सिंहगढ़ रोड पे जाते हो ना, आप एक बड़ा सा स्कीम दिखता है राइट साइड में, जो लोग सिंहगढ़ रोड पर बड़े बड़े लोग हैं, पर अगेन हर बार मिलता टेंशन में, 200 करोड़ का लोन ले रखा है। जब भी देखो परेशान, जब भी देखो, मतलब क्या काम का तुम्हारे घर में, तुम जो बोलो गाड़ी है, मतलब मर्सिडीज BMW ऐसा लगा हुआ है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, पर हमेशा टेंशन में, और टेंशन में फिर इंसान का दिमाग चलता नहीं हमेशा। मतलब क्या काम का तुम्हारा पैसा, जब तुम्हें दिल को सुकून नहीं है, तुम पैसे वाले बहुत है, हमेशा टेंशन क्या, अरे यार अभी इंटरेस्ट का टाइम आने वाला है, इंटरेस्ट कहाँ से, मतलब हर महीने की 5 तारीख उसके लिए 3 तारीख से सरदर्द है कि मैं अभी इंटरेस्ट का जुगाड़ कहाँ से करूंगा। पैसे वाले बहुत है, हजारों करोड़ की स्टेट है, हाथ में पैसा नहीं, कैश नहीं, लिक्विडिटी नहीं है। फाइनेंस को मैनेज करने के लिए धंधों में होशियार लोग तो चाहिए, साथ साथ में फाइनेंस को समझने वाला बंदा अपने सा प्रोफेशनल चाहिए। ये लेवरेज चैप्टर आम जनता के दिमाग के परे है, ये तो हम ही हैं जो समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है। आम जनता पढ़ेगा लेवरेज ज़्यादा है, उसको उसके बाद नहीं पता उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। हम उसके बियॉन्ड जाके सोचते अच्छा लेवरेज ज़्यादा मतलब इसकी लग सकती है। हम शब्दों के बियॉन्ड जानने लोग प्रोफेशनल्स है। तो इसीलिए इस बंदे का रिकमेंडेशन मैंने उसको किया, जो CA है, जो CS है, and he was working with other company, तो आई रिकमेंडेड हिम, अच्छा CFO करो। उसके पहले CFO ही नहीं, वो आपस में भाई लोग डिसाइड करते थे कितना पैसा उठाना है, ट्रेडिशनल बिल्कुल फैमिली बिजनेस है ना। फिर कोई भाई बोल रहा है इससे ले लेता मैं, वो बोल रहा फिर भाई बैंक से ले लेता, वो बैंक को मैं फ़ोन लगाता, ये सब हो गया अनस्ट्रक्चर्ड काम। इन्होंने क्या किया, फिर उस बंदे को रखा, वो बंदा इतना स्ट्रिक्ट बिहेव करता है, और बंदे की जो तनख्वाह है इट इज़ मोर देन 35 लाख रुपीज़। 3rd ईयर CA पास होने का 3rd ईयर चल रहा है, ही इज गेनिंग 35 लाख रुपीज़ पर एनम। बहुत बड़ी बात होती है, बिग 4 में भी जाएंगे तो इतनी सैलरी नहीं होती। पर उसके आने के बाद में वो बोलता है कि वी हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंस। अब उनको 1 लाख रुपए भी विड्रॉ करना है तो CFO का साइन लगता तब जाके पैसे, मतलब खुद की बाप की कम नहीं है, 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते। उसको नीलेश को पार्टी देना तो CFO को फोन लगता, पार्टी दूं क्या भाई मैं, क्योंकि बिजनेस से विड्रॉ करना है ना तुम्हें, इट इज नॉट योर पर्सनल अमाउंट। कम ऑन अंडरस्टैंड करें, एक बिजनेस का फंड होता है, एक तुम्हारा पर्सनल में तो जीरो है। अब रही बिजनेस से निकालने की बात है तो यू हैव टू टेक द परमिशन, उसकी साइन होती है, मतलब मालिक बन गया CFO। अर्थात इट इज अ डिसिप्लिन, इसको बोलते फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कोई भी आ रहा है, कितने भी खर्च कर रहा है, पार्टी दे रहे, पार्टी में जा रहे, होश नहीं, कितने के लाखों खर्च हो रहे। देयर शुड बी सम लिमिट। अभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, आपको ये बजट है, इसके ऊपर खर्चा नहीं करना है, करना नहीं, एडवर्टीजमेंट में इतने खर्चा करना है, ये सब होता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो ये सब्जेक्ट सिखा रहा है। अंडरस्टैंड करो, इस सब्जेक्ट की महिमा बहुत अपरंपार है। DSK भी बन सकते हो, वरना आप कोलते पाटिल भी बन सकते हो, आपको डिसाइड करना आपको बनना क्या है। और अच्छा कभी काम कर जाओगे तो आप सभी लोग जो दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं उनको पता है DLF नाम की भी कोई चीज़ है। हरियाणा में गुड़गांव एक जगह है,
उस गुड़गांव का नाम अगर डीएलएफ भी रख देंगे तो चलेगा। सही बोल रहा हूँ साहब? पूरा डीएलएफ। ये देखो बंदा कहाँ था, हरियाणा बराबर गुड़गांव। मैं गया था अभी, वो एक हाईटेक सिटी बनाया ना, वो कुछ आईटी कंपनी, साइबर सिटी। यू और कोई है हरियाणा से, इधर से आपने देखे ना गुड़गांव की जगह? इनको पूछिए, कभी जीवन में अवसर मिले तो गुड़गांव जरूर विजिट करना। आपको लगेगा मैं इंडिया में हूँ ही नहीं। यू विल फील यू विल नॉट इन इंडिया, यू विल इन सिंगापुर। आपको ऐसा फील होगा ये बिल्डिंग कहाँ से गई, इतनी टॉल बिल्डिंग। और उसने क्या किया, वो पूरा बिल्डर नहीं है, वो डेवलपर है। बिल्डर वो होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, डेवलपर वो होते हैं जो एरियाज को डेवलप करते हैं। फिर उसमें मॉल भी उन्होंने लाया, होटल्स भी उन्होंने लाए। उनका दिमाग था कि ये हजारों एकड़ की जमीन में कौन सी जगह पे क्या रास्ता आएगा, कहाँ पे मॉल आएगा। वो डेवलपर्स के, आपको समझता, कई लोग डेवलपर, वी आर द डेवलपर्स, और कुछ लोग बोलते हैं वी आर द बिल्डर्स। बिल्डर छपरी होता है, एक बिल्डिंग बना के उसको कुछ मतलब नहीं रास्ते है कि नहीं है। शहर के डेवलपर वो होते हैं जिसको शहर के हिसाब से वो उस चीज़ को, आपने देखा इन दिनों में खराड़ी में जो डेवलपमेंट हुआ है, हैव यू सीन खराड़ी? अगर जाओगे, अगर किसी को अवसर मिला तो जाए ना, वहाँ पे आपको समझाएगा पंचशील ने कैसा डेवलपमेंट किया है। आपको फील आता है यार क्या जगह पे आया हुआ है, तो रास्ते एंड ऑल दैट। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों। वो डीएलएफ के बारे में बोल रहा था, डीएलएफ के शेयर्स बाजार में है आज। डीएलएफ जो है वो इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस में बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज डीएलएफ जो है ये इक्विटी है, ये एक लिस्टेड कंपनी है, इसके शेयर्स बिकते हैं। तुमको समझता अक्ल है कि कितना फाइनेंशियल लेवरेज लेना है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अरे बोल दो भाई। तो उसी तरह से हमें समझना। चलाओ, आपको प्रैक्टिकल समझने की बात थी। अब इस कंपनी जो, एक मिनट से सुन लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 के समय मैंने चर्चा क्यों की? कुछ लोग होते हैं, अभी एक कंपनी है, मैं आपको क्वेश्चन अभी तक पढ़ा नहीं, सिर्फ वो प्लान 1 2 3 4 है। 4 टाइप के अलग अलग प्लान से। पहले वाले प्लान में पूरा इक्विटी ले लिया, फिर वो दूसरी कंपनी बोलती नहीं नहीं इक्विटी इतना नहीं, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 का मतलब 4 लाख का इक्विटी लेंगे और बाकी सब डेट लेंगे। तीसरे वाले बोल रहे हैं 3 लाख का इक्विटी लेंगे। अरे उनको 6 लाख चाहिए थे रे, तो पहले वाला 6 लाख पूरा इक्विटी कर रहा है, दूसरे वाला 4 लाख और 2 लाख कर रहा है, तीसरे वाला 3 लाख कर रहा है, चौथे वाला क्या बोल रहा है डेट लूंगा ही नहीं, मैं इक्विटी लूंगा और प्रेफरेंस लूंगा। तो दिस आर द 4 कॉम्बिनेशंस। अब आपको बताना पड़ेगा, डीएस के सारे एग्जाम्पल से आपको दिमाग में बत्ती जली होगी कि हर एक कंपनी का अलग अलग रवैया होता है। अब कोलते पाटिल डेट इक्विटी कॉम्बो चलता है, डीएस के पूरा डेट चलता है, डीएलएफ कॉम्बो चलता है। तो आपको समझना होगा ये अलग अलग टाइप के 4 बिल्डर्स हैं जिन्होंने अलग अलग टाइप से पैसे, सबको 6-6 लाख मिले हैं, पर सबने अलग अलग तरीके से 6 लाख अवेलेबल करवाया है। ये सॉल्व मुझे करना है, पर उसके पहले मुझे ये पेज को समझाना आवश्यक है जो मैं यहां पे हूं। आओ इधर, इसमें क्या लिखा है ध्यान से देखिए। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, अपना फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। रेगुलर फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन, यहां पे क्या किया? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी ही है। कुछ लोगों को समझाओ, इसकी आंखों में ईबीटी दिख रहा होगा। अब मैं ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करूं क्या और ईबीटी करूं क्या, इट विल रिमेन सेम। तो यहां तक तो मुझे दर्द नहीं हुआ। तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी अभी भी है, समझे क्या नहीं समझे? इट इज एज गुड एज ईबीटी, इसमें कोई शक नहीं है। परिवर्तन यहां हुआ है, इसमें इन्होंने माइनस कर दिया प्रेफरेंशियल डिविडेंड। टेल मी, इक्विटी का डिविडेंड माइनस क्यों नहीं हुआ? वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है। क्लियर है? फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे तो हम देंगे भी नहीं, तो वो बर्डन नहीं है, इसलिए वो रिस्क नहीं है। तो इसलिए इसमें अंदर घुसेड़ना मत। वो क्लियर है? वो डाउट होगा तो आगे समझेगा नहीं। इक्विटी माइनस नहीं कर रहा, वो समझ रहा क्यों? क्या वो बर्डन है क्या? क्या देना जरूरी क्या? देना जब बचेगा तो देंगे, नहीं बचेगा तो नहीं देंगे, उसमें कोई मेरे को टेंशन नहीं देगा। पर प्रेफरेंस अवश्य देना होगा। अब जरा प्रेफरेंस डिविडेंड को देखो, और उसमें भी एक दर्द हो गया। अगर मान लो इस तरह की, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, जो अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का हिस्सा है, जहां पे आपको 6% प्रेफरेंस शेयर्स दिया हुआ है। अब बताओ ये 6% प्रेफरेंस शेयर्स है, 6% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो बोल रहा है इसका 6% नको लिखो, इसको 1 - t करो। सही क्या बोल रहा है? 1 - t करो। टैक्स, अभी यहां पे टैक्स इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टेल मी व्हाई? इंटरेस्ट के समय P&L इंटरेस्ट को डेबिट हो जाता है, और डेबिट होने के बाद में टैक्स कैलकुलेट होता है।
तो उसमें अगर मैंने 10,000 रुपये इंटरेस्ट अगर दिया और 30% का टैक्स है, तो कोई कहता है वो 10,000 इंटरेस्ट है, पर मैं कहता हूँ 7,000 रुपये ही गए, बिकॉज 10,000 रुपये पे करने से 30% मेरा टैक्स कम लगा। चलो मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूँ, 10,000 रुपये इंटरेस्ट और 10,000 रुपये प्रेफरेंस डिविडेंड। सुनो मेरी बात, कौन सा महंगा है? सो दोनों में भी 10-10 जा रहे हैं। मूर्ख नालायक लोग समझ नहीं पाएंगे। आग लगना चाहिए बॉडी में अगर समझ नहीं आ रहा तो। और स्पेशली जो टैक्स के बच्चे, पूरा इनकम टैक्स पढ़ लिया आपने, अगर ये नहीं आ रहा तो मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा है। एक बार वापस से सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। P&L के डेबिट में एक बार में इंटरेस्ट लिखेंगे, पर जब मैं प्रेफरेंस डिविडेंड दूंगा ना, केस नंबर 2 में P&L के डेबिट में कुछ लिख नहीं पाऊंगा। वो तो डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ, इट इज एन एप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट। एवरीबॉडी गेटिंग दिस पॉइंट? सो दैट्स व्हाई यू डू नॉट गेट द टैक्स बेनिफिट। कहां पे टैक्स बेनिफिट नहीं प्राप्त होता है? मतलब अगर मैं आपके सामने यहां पे दोनों चीजें लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, 2 चीजें मैं अब आसपास में 2 चीजें लिखता हूं। हाँ, हमारे पास में एक ऑप्शन है प्रेफरेंस डिविडेंड लिया है, और एक ऑप्शन है हमने क्या लिया है, ये है P&L अकाउंट, ये भी P&L अकाउंट। दोनों की कमाई 1-1 लाख रुपए है। इधर भी 1 लाख रुपए, इधर भी। इस केस में हमने इंटरेस्ट लिया 10,000 रुपए लिख दिया। पता है बच्चों प्रॉफिट कितना है? 90,000। 30% टैक्स लगा दो, तो मतलब मुझे बोलो ना बच्चों, 90,000 पे 30% देना पड़ेगा। कितने पे देना पड़ेगा? 90 पे 30 देना पड़ेगा। तो मैं यहां पे अगर 90,000 लिख दूं, ये मेरा प्रॉफिट हो गया या नेट प्रॉफिट, जो भी आप बोलो। और टैक्स कितना लगेगा साहब मुझे? 90,000 का 30%। ये वो केस है जहां पे हमने इंटरेस्ट लिया हुआ है, मतलब बोरोइंग की डेट से। ये वो केस है हमने बोरोइंग की डेट से नहीं, बोरोइंग की प्रेफरेंशियल से। यहां पे आपको पीडी देना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल डिविडेंड। इंटरेस्ट के नाम पे यहां पे अमाउंट आएंगी 0, और ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा पूरे 1 लाख रुपए। समझदारों को भनक लग गई होंगी क्या बोल रहे थे कब से। अब बताओ, इस केस में टैक्स तो 1 लाख पे देना पड़ेगा, तो मेरा 30,000 रुपए का टैक्स चला गया। अर्थात मेरा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट जो 27 में खुश थी, मेरे मस्ती की वजह से मुझे कितना देना पड़ा? अरे बोलो ना भाई। तो मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ा है फिर? बराबर है? इधर ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो बताओ बच्चों, इस केस में प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए। इस केस में मेरा खर्चा कितना हुआ, पर उसकी वजह से मुझे कितना टैक्स कम पे करना पड़ा? बराबर है? तो इसका मतलब यहां पे भले ही वो 10,000 जा रहे हैं, पर मेरी आंखों से देखो 7,000 ही जा रहे हैं। यहां पे 10 जा रहे हैं तो वो 10 कब जाते हैं मालूम है? ये टैक्स तो 30,000 जाएगा, वो बाद में एप्रोप्रिएशन में आएगा तो 10 के 10 ही रहेंगे। तो मतलब यहां का इंटरेस्ट मुझे 10 होने के बावजूद भी 7 जैसा लगता है। अरे बोलो ना। और यहां का जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड है वो मुझे 10 के 10 जैसा ही लगता है, क्योंकि इसके सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिला नहीं मुझे। तो बताओ बच्चों, अगर मैं फाइनेंशियल प्लानर हूं तो मुझे कहां पे ज्यादा टैक्स एडवांटेज मिलता है? बराबर है एवरीबॉडी? एकदम कोई शक सवाल नहीं। अब मुझे उल्टा बताओ, 10,000 रुपए जो मेरे जा रहे हैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड के, वो कब जाके माइनस होंगे? टैक्स पे करने के पहले के बाद? तो मतलब मेरा टैक्स हो गया 30,000 रुपए। इज इट ओके? मेरा टैक्स हो गया, कितना हो गया टैक्स मेरा? अब मुझे इसके बाद में देना है पीडी। कितना आएगा भाई पीडी? अरे बोल रहे नहीं? ओके, एग्जैक्ट ओके। तो मतलब 10,000 रुपए, 10,000 रुपए दिख रहा है मुझे, इसकी वजह से मेरा टैक्स टू सेव। पर यहां पे इंटरेस्ट की वजह से क्या हुआ, जो 30,000 टैक्स देना पड़ रहा था अल्टीमेटली मैं 27,000 दे गया।
तो मतलब मुझे 10,000 जब दे रहा हूं मैं, तो मुझे 10,000 नहीं लग रहे, मुझे कितना फील हो रहा है, मैं 7 दे रहा हूं। अरे बोल दो भाई। पर जब मैं प्रेफरेंस से डिविडेंड जब 10 दे रहा हूं, तो मुझे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे 10 जैसे ही लग रहे हैं। इतनी बात की समझे तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपको नहीं लगता ये 10,000 रुपए अगर काश इंटरेस्ट होते तो मुझे टैक्स बेनिफिट मिल जाता? एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, बराबर है। तो अगर मैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड 10,000 दे रहा हूं, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, तो कहते हैं आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपने इंटरेस्ट, कैल्सी देना एक मिनट, कैल्सी मेरे साथ में, और मैं यहां पे कुछ कर रहा हूं, 10,000 ले रहा हूं। यहां पे इन्होंने 10,000 लिया सभी ने। सोचो 10,000 प्रेफरेंशियल डिविडेंड दे रहा हूं मैं, तो वो कितने रुपए के इंटरेस्ट के समान है? हाँ, कोई तो 14 नॉर्मल ना, वो सही बोल रहा। आगे देखना क्या बोल रहा मैं कैसे कर रहा हूं। 10,000 ये वो रकम है। अगर मान लीजिए 10,000 रुपए इंटरेस्ट होता तो, अरे सुनो भाई, 10,000 रुपए इंटरेस्ट होता, वो भी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। नहीं समझ रहे? आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। अभी तो आप क्या सोच रहे हो, 10 - 3 7,000। मैं बोल रहा हूं अगर ये पोस्ट टैक्स अगर 10,000 होता, पोस्ट टैक्स अगर इंटरेस्ट, मैं लिखता हूं यहां पे, पोस्ट टैक्स अगर इंटरेस्ट मेरा 10,000 होता, तो प्री टैक्स मेरा इंटरेस्ट कितना होता? तो ये 10,000 वो होता जो टैक्स का बेनिफिट मिलने के बाद का है। तो मतलब मेरा प्री टैक्स कितना हो जाता? उसको कैसे निकालते हैं? पोस्ट टैक्स मतलब ये 10,000 जो अमाउंट है, ये टैक्स को डिडक्ट करने के बाद आई हुई, मतलब ये 70% है। 10,000 डिवाइडेड बाई 0.7, ये आता है आपका 14,285। समझ में आ रहा है? अगर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट है 10,000, तो एक्चुअली P&L में डेबिट कितना हुआ होगा? हाँ, फिर P&L में डेबिट मतलब अगर ऐसा हुआ होगा तो इसमें P&L कैसे बनेगा? बराबर है? इज इट ओके? माइनस करूंगा कितने? 85,714। ये आपका 1,00,000 और ये 1,00,000 हो जाएगा, राइट है? पर ये दुनिया की नजर में 14,285 है, मेरी आंखों से देखो 10,000 ही है, क्योंकि इसको लिखने की वजह से मुझे उतना कम टैक्स पे करना पड़ा। नहीं समझ में आ रहा है? तो मेरा इंटरेस्ट कितना गया वैसे? 14,285 गया, पर उसकी वजह से मुझे उतने प्रपोर्शन में टैक्स कम पे करना पड़ा। तो मैं कहता हूं मेरा इंटरेस्ट जो है वो इतना नहीं है, वो केवल 10,000 है। ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं? अरे कुछ बोलो यार। पर सोचो, ये जो चीज है प्रेफरेंशियल डिविडेंड में मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंशियल डिविडेंड में मैं P&L के डेबिट में नहीं लिख रहा हूं। तो मतलब प्रेफरेंशियल डिविडेंड अगर 10,000 है तो हमेशा पोस्ट टैक्स ही होता है क्या? वो P&L के डेबिट में आता है? तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड अगर 10,000 है तो बताइए वो प्री टैक्स कितना होगा? अगर मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिए, अगर वो टैक्स बेनिफिट जैसा होता तो कितना होता? 14,000। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 14,000। इसीलिए जब माइनस करते हैं ना, तो हमारा सिलेबस बोलता है कि सर उसको ऐसा कंसिडर करिए, PD -1 टैक्स। समझा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट को आपने इंटरेस्ट ही लिखा, पर PD को 1 - T लिखा, बिकॉज यू कुड नॉट गेट द टैक्स बेनिफिट। वापस से एक बार आएगा वो, जब क्वेश्चन ऑन आएगा तो आप समझेंगे, पर और एक बार मैं और दोहराता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। बताओ बच्चों, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट जैसे ही लिखा, पर PD को PD जैसा लिखूंगा तो नहीं चलेगा, बिकॉज PD में हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता? टैक्स बेनिफिट। इसलिए वो PD बहुत महंगा होता है। चलो इस क्वेश्चन में देखेंगे, अगर आपको समझ आए तो मुझे बताना। 6% हमारा क्या है? प्रेफरेंशियल। कैलसी लीजिए हाथ में, और क्या बोल रहा है कि कंपनी को 6 लाख निकालना दे। देखो ऊपर लिखा है 6 लाख। कितने चाहिए कंपनी को? कंपनी को 6 लाख चाहिए।
6 लाख चाहिए। 6 में से कहाँ इक्विटी में से कितने हैं और आप बाकी कितने में से आएंगे? बैलेंस कितने हैं? 3 लाख। तो 3 लाख उसने कहाँ से लिए? तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6% कर दो। 6% कितना हजार देना पड़ेगा पीडी आपको? हाँ जी 18,000। सोचिए अगर आप यही पैसे अगर इंटरेस्ट के होते तो बोलो ना, और पोस्ट टैक्स अगर आपको 18,000 देना पड़ा होता तो बताओ आपके इंटरेस्ट में कितने माइनस होते? सोचो यही अगर मैं हटा के प्रेफरेंस हटा के लिख देता कि आपने डेट लिया है और आप उनके हाथ में दे रहे हो, किसके? ये जो जिसने आपको लेंड किया है उसमें कितना दे रहे हो? 18,000 दे रहे हो। उसमें कितना दे रहे हो? 18,000 दे रहे हो। कब की बात बोल रहा हूं? नहीं मतलब 18,000 रुपए का पोस्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। तो बताएंगे कितने पैसे दे रहे हैं हम लोग उसको? 18,000 अपॉन कितना? यहाँ पे टैक्स परसेंट कितना दिया हुआ है? इधर देख लेने दो मुझे, कहाँ लिखा है 40%? यहाँ पे 40 लिखा है। तो डिवाइड बाय कितना होगा? डिवाइड बाय 0.6 होगा, तो 30,000। तो आपकी P&L में अगर ये चीजें अगर डेबिट हो जाती तो 30,000 रुपए डेबिट होती। अगर आपने अरे बोलो ना इंटरेस्ट लिया होता तो, समझ गए? अगर सोचिए ना, इमेजिन करिए अभी, सपोज हटा दो इसको और सोचो 30,000 रुपए अगर P&L के डेबिट में हुआ होता तो हम लोग क्या बोलते? एक्चुअल में खर्चा कितना हुआ है? अरे यार कब से वही बोल रहा हूं मैं। P&L के डेबिट में अगर मैं 30,000 लिख दूं और 40% टैक्स है तो 30,000 के लिखने से आपको उतना टैक्स तो बचेगा ना, 40%। तो आपके एक्चुअल में हाथ में से जा रहे कितने? 30,000 जा रहे कि 18 जा रहे? 18 जा रहे, क्योंकि आपको 40% टैक्स उसके 30,000 के ऊपर कम भरना पड़ेगा। तो अगर आप किसी को कितना टैक्स दे रहे हो, किसी को कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, ध्यान से देखिए जरा, ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, इतना समझ लेना। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं अगर यहां से सिर्फ पीडी लिखता ना, पीडी, तो किसी को कोई डाउट ही नहीं था। दर्द कहां पे चालू हुआ? 1 - T से। पर कुछ लोग समझ गए होंगे उसके 1 - T इसलिए कर रहे बिकॉज उसको टैक्स बेनिफिट बेचारे को नहीं मिल रहा। तो पीडी जब कोई 18,000 दे रहा तो 18 नहीं दे रहा, वो 30 दे रहा। वही समझाने के लिए उतना कार्यक्रम करना पड़ रहा है मुझे। वो 18 है पर 18 नहीं, वो 30 जैसा दिख रहे। जा रहे 18 पर जा रहे 30, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग। अगर सोचो, अगर सोचिए ना, अगर मैं किसी को इंटरेस्ट 18,000 दे रहा, 30,000 दे रहा हूं ना, तो 30,000 नहीं होते, वो कितने होते हैं? 18,000। देखो कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल डिविडेंड को इंटरेस्ट जैसा अज्यूम कर रहे हैं। किसके साथ अज्यूम कर रहे हैं? हाँ जी। अब बताओ यहां पे अगर मेरा 1 लाख इनकम है, सुन के लो, आपने कितना पीडी दिया? वहां पे 18 दिया। वो 18 किसके जैसे लगते हैं? अब ऐसा वो 30 जैसे लगते कि नहीं लगते? देखो अगर मान लो यहाँ पे 30,000 रुपये क्या होता हमारा, तो कितना देते आप टैक्स? 70 पे देते 40%, तो कितना हो जाता है? 28,000। बराबर है? कोई शक सवाल इसमें? बराबर है? और अगर मान लीजिए आप जो है 1 लाख रुपए, समझ में आ गया टैक्स कितना दे रहे आप? और यहां पे अगर इंटरेस्ट ही नहीं होता तो कितना देते हैं आप? इंटरेस्ट अगर होता ही नहीं और पूरा प्रेफरेंस डिविडेंड ले तो टैक्स कितना देंगे आप? तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आपका टैक्स में कितना मुनाफा हो रहा है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। और ये 12,000 कहां पे नहीं मिल रहा है आपको? इसलिए पीडी का जो 18,000 है वो 30,000 लिखने का। अब मैंने बहुत अलग तरीके से समझाने की कोशिश की, और अगर आप मुझे पूछेंगे सर लॉजिक क्या है, तो लॉजिक इतना ही है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड पे क्या नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? ओके। तो ईबीआईटी में जैसा इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, आप मुझे तो इंटरेस्ट में 1 - T क्यों नहीं किया? चलो मेरा अब सवाल है, इसका जवाब दिया ना, देख कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। यहां पे इंटरेस्ट को फ्लैट क्यों लिखा? फिर उसको टैक्स बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है। समझ में आ रहा है? इसको नहीं मिला है। समझो इंटरेस्ट और पीडी में फर्क है। समझ गए? ये फर्क है क्योंकि एक डेबिट में आता है P&L के और एक एप्रोप्रिएशन में आता है, और ये आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा। अकाउंटिंग जब करते हो तो एक डेबिट में आता है और एक डेबिट में नहीं आता। वो कौन सा डेबिट में नहीं आता?
चलो मैं चाहता तो ये रट्टा मरवा सकता, आप बोलेंगे से जब पीडी आएंगे तो 1 - t कर लेगा। अगर अभी तक पूरे एपिसोड में कुछ नहीं समझा, ये 15 मिनट का भाषण नहीं समझा और ये समझ ही नहीं रहा, टैक्स भी नहीं समझता, अकाउंट भी नहीं समझता, पहली बार, ऐसे भी लोग होते हैं ना, ग्रुप 1 करने से पहले ग्रुप 2 स्टार्ट करते हैं। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, उसको इनकम टैक्स पता नहीं है, उसको पता नहीं है, अकाउंट्स पता नहीं है, उसके लिए उसने रट्टा मारना चाहिए। जब भी इंटरेस्ट आएगा -1 - t नहीं आएगा, और जब भी पीडी आएगा ब्रैकेट में, लॉजिक समझने के लिए उसको इनकम टैक्स समझना पड़ेगा। जिसको कुछ नहीं समझा उसने क्या समझने का, EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी ब्रैकेट में 1 - t। और लॉजिक की बात करेंगे तो लॉजिक यही है, इंटरेस्ट P&L के डेबिट में आता है, इसलिए ऑलरेडी वो टैक्स का बेनिफिट ले चुका है। पीडी टैक्स के बेनिफिट में नहीं आता, इसलिए उसको टैक्स के बेनिफिट में लाना पड़ेगा। दोनों को एक लेवल पे लाकर आपको एक्चुअल में देखना पड़ता है। जब कोई 18,000 पीडी कहता है तो आपका 18,000 नहीं जाता, वो 30,000 रुपये जाते हैं, तो इसलिए 30,000 माइनस करते हैं। ठीक है ना? तो क्वेश्चन जब आएगा अपने, जब प्लान 4 आएगा, तब आप 18 माइनस करोगे या 30 माइनस करोगे? तो अगर आप अभी 30 कर दिए तो आपका आंसर सही है, 18 करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। यही समझाने के लिए किया गया है, ये सब है। जिसको नहीं समझा रट्टा मार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला विल रिमेन सेम। मतलब ये फॉर्मूला में एक ही फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, जब भी पीडी आएंगे तो ये यूज करना है। पर कहीं ना कहीं मुझे पढ़ाते समय वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जाओ बच्चों रट्टा मारो, क्योंकि वो सही नहीं है। यू शुड, व्हेन यू डूइंग समथिंग, यू शुड नो द लॉजिक बिहाइंड इट, कि इसको क्यों। अभी आपके मन में अकेले में सवाल आएगा, चलो इंटरेस्ट में क्यों 1 - t नहीं है? बिकॉज इंटरेस्ट वो बेनिफिट ले रहा है, इस हवाले को बेनिफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए 18 भी जाता है तो ये 30 जैसा लगता है। सोचो अगर इंटरेस्ट 18,000 होते तो मैं क्या करता? तो इंटरेस्ट को 18 के 18 ही लिखता, बिकॉज वैसे भी उसको टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, वो ऑटोमेटिक मिलने वाला है उसको। पॉइंट ऑफ व्यू नोट। अगर कुछ शक है तो मुझे रोक दीजिए, और नहीं शक है तो मुझे आगे बढ़ने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 मेरा इंतजार कर रहा है, राइट? कैन यू जस्ट प्लीज टेल मी द फॉर्मूला ऑफ दिस? कम ऑन एवरीबॉडी, वंस अगेन। EBIT है नीचे। वैसे आप EBIT अपॉन EBT मैंने क्यों नहीं लिखा था मालूम है? क्योंकि मुझे आई वॉन्टेड टू मेक यू कंपेयर बिटवीन इंटरेस्ट एंड पीडी। मैं चाहता तो EBIT अपॉन EBT माइनस पीडी ब्रैकेट में 1 - t करता डायरेक्ट, विदाउट राइटिंग इंटरेस्ट। बिकॉज मैं अगर ये नहीं लिखता, सोचो ना, मैंने ये ही, अब आपको समझाऊंगा, अगर आप टीचर होते तो आपको भी यही करना पड़ा। कैसे? माइनस इंटरेस्ट अगर नहीं करता है और डायरेक्ट आपको EBT देता, तो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू कंपेयर बिटवीन इंटरेस्ट एंड पीडी। सिंस बिकॉज आई रोट हियर इंटरेस्ट, आई कुड टेल यू कि यहाँ पे 1 - t नहीं हो रहा है बेटा, पर यहाँ पे हो रहा है बेटा। So now you are able to see the change between interest and what? The PD, and you can see the difference, and that will remember you forever. अब बताओ एग्जामिनेशन में भी आप ऐसा लिखना तो आपको एकदम आराम से समझेगा। EBIT अपॉन EBIT लिखो, माइनस इंटरेस्ट माइनस PD ब्रैकेट में 1 - t। एक बार वापस से सभी लोग फॉर्मूला को दोहराएं। EBIT अपॉन EBIT माइनस t करो, माइनस EBIT माइनस इंटरेस्ट किया, माइनस पीडी करेंगे ब्रैकेट में 1 - t करेंगे। वो 1 - t का मतलब क्या समझता है? 1 मतलब 1, टैक्स रेट 40% तो 0.40 माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा 0.6। अगर 1 - t मतलब 0.30% टैक्स है, तो उसको 30% नहीं लिखने का, 0.30 लिखने का, क्योंकि इधर आप 1 लिख रहे हो, नहीं तो फिर इधर 100% लिखो, उधर 30% लिखो। सिंस यू आर राइटिंग हियर 1, यू कैन नॉट राइट 30%, तो क्या करना, 1 माइनस 0.30, इट विल बिकम व्हाट? 0.7। समझ गया ना क्या करना है? चलो आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 प्लीज दीजिए, लिखिए। राइट ऑन गाइस, क्वेश्चन नंबर 18, कम ऑन एवरीबॉडी, चेक इट आउट, प्लीज राइट ऑन, हरी अप, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, प्लीज राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 18 और लिख दो यहाँ पे पेज नंबर 3.14। हमारे मॉड्यूल का पेज नंबर है 3.14। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहूंगा पहले तो, पढ़ने के बाद में आपको फॉर्मेट, मेरे से आगे मत जाना, पहले समझेंगे, सॉल्व आप ही करने वाले हो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दिशाएं दे दिया हूं। एक चीज अलग थी, 1 2 3 आपको मालूम है, 4th अलग था, वो बता दिया। सिर्फ मैं पढ़ूंगा। लेट्स रीड टुगेदर, आर यू देयर? कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स रीड इट टुगेदर। ओके, डेल्टा लिमिटेड करंटली हैज एन इक्विटी शेयर ऑफ कितना? कितने शेयर है उसमें? 1 लाख इक्विटी शेयर है उनके, उसमें करंटली अभी भी है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है, ऑलरेडी है। 1 लाख है क्या शेयर है, और कितने रुपए के? 10 लाख के, इसमें कोई शक नहीं है। आगे
द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ मेजर एक्सपेंशन प्लान, अब कंपनी एक्सपेंशन करना है, रिक्वायर्ड टू रेज फंड्स टू ट्यून 6 लाख, 6 लाख पाने के लिए कंपनी ने 4 प्लान्स का ऑप्शंस, नहीं चारों में से 4 नहीं करेंगे ना, एंड नहीं, 24 लाख नहीं चाहिए उनको, मतलब कोई तो एक करेंगे ना, पर वो कब करेंगे जब अपन उनको ज्ञान देंगे। तो अपन कौन बन गए एनालिस्ट, अपन कौन बन गए CFO। तो अपन क्या बोलेंगे, वो कोई बिल्डर होगा, बोलेंगे 4 ऑप्शन है, तो फिर अपन उसको वर्कआउट करेंगे, फिर उसको ज्ञान देंगे बेटा चारों में से कौन सा अच्छा है। तो अब इसने लोन लिए कि लेने वाला है, वाला है, तो अपने डिसीजन के बाद में वो डिसीजन लेगा आगे। द फाइनेंस, टू फाइनेंस द एक्सपेंशन द मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग प्लान्स। नंबर 1, इशू 6 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। तो एक बंदा होला है, डायरेक्ट बोला कुछ टेंशन नहीं, 6 लाख पूरा इक्विटी, डेट का नाम नहीं। 1। नंबर 2, कोई एक जवाब देगा ये, फिर अगर मान लो जितना इक्विटी ज़्यादा होगा, डेट नहीं होगा, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होगी, तो आपको मुझे जवाब देना है, तो इनका लेवरेज कम होगा, अर्थात ही अगर फाइनेंशियल लेवरेज तो 1 ही होगा। तो अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात है कि नहीं है। आज का पहला मूवी टिकट क्वेश्चन, अक्सर किताबों में लिखते हैं व्हेन यू डेवलप अ कैपिटल स्ट्रक्चर इट शुड बी मतलब झालंच पाहिजे, असंच पाहिजे, ओके, शुड बी 2:1। जहां पे डेट 2 चाहिए, इक्विटी 1 चाहिए, ऐसा कहां जाता है? मतलब किताब लेवरेज लेने के लिए बोल रही है, मतलब बेवकूफ लोग। आप बताओ क्यों बोल रहे नहीं कि 100% इक्विटी रखो? कौन जवाब देगा मुझे इसका? आखिर डेट में इक्विटी में दर्द क्या है? लेटेड भी 100%, पूरा लेवरेज का टेंशन ही नहीं। हालांकि इक्विटी से लेवरेज ही नहीं होता, क्योंकि बर्डन ही नहीं होगा, तो यू शुड टेक मोर इक्विटी देन 100%, लेटेड भी 100%। तो बोलते नहीं नहीं ऐसा भी नहीं मत करो, पागल हो गया, 100% इक्विटी तो नहीं देते। कौन बताएंगे अगर आपका धंधा है, वाई यू विल नॉट इशू? ये है दिमाग वाली बात, क्यों आप पूरा इक्विटी नहीं करना चाहोगे? आखिर क्या इसके पीछे प्रॉब्लम है? क्या हो जाएगा? कौन देगा जवाब? रुकिए, हाँ जी, आज बहुत मजा आने वाली इस क्लास में, आप जवाब देंगे मुझे। बोलो भाई बोलो, कौन जवाब दे सकता है? हाँ बेटा आप खड़े हो जाइए। मिस्टर मेरठ, क्या नाम है जी आपका? रियर ऐसी चल रहा है। हाँ जी, क्या अक्षय? मिस्टर अक्षय, लक्ष्य, नाम ही लक्ष्य है। बोलिए मिस्टर लक्ष्य। सही बोल रहा है। अरे सर मैं पागल हो गया, कल चके मुझे एसपीसी को पैसे तो सबको शेयर होल्डर बना लो क्या? सर बना लो, मतलब साला जिंदगी से मेहनत मैं कर रहा हूं, तुम मेरे बना बनाए गद्दी पे आके बैठ के मेरे मालिक बन जाओ कंपनी के? पागल समझे क्या? मतलब चुन एक 2 साल के लिए मुझे पैसे लग रहे हैं, तो मैं इक्विटी इशू करके आपको मेरे एसपीसी का ओनर बना दूं? पागल झंडू बाम हो गया मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बेवकूफ नहीं है, मैं डेट लेके 1-2 साल में कमा के वापस दे दूंगा, ओनर आज भी मैं रहूंगा। मतलब तुम यही कर लो, मतलब मैं सबको इक्विटी बना दूं? मतलब इसीलिए तो फिर हर कंपनी इक्विटी इशू करते थी। सही बोल रहा है ना? प्रॉफिट में क्यों शेयर? इक्विटी बन गए तो तुम मेरे ओनर बन गए। तो मतलब मेरे इतने सालों का जो बनाया बनाया बेस है, मैं तुमको चंद पैसों के लिए तुम्हें अपना ओनर बना दूं? देखो भाई, हमें जरूरत थी, हमने थोड़ा बहुत इशू कर लेते हैं, वरना कोई कंपनी जिंदगी में डेट ही नहीं उठाती। अरे इशू कर रहे हो मतलब क्या है? यू आर मेकिंग देम ओनर्स, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। बट डेट में क्या होता है? और मेरे बीच में आके दखलंदाजी भी, भाई तेरी औकात में रही, इंटरेस्ट लेन भाग गया। अब वो शेयर होल्डर बन गया ना, तो जनरल मीटिंग में बैठेगा। नहीं, आई थिंक कंपनी शुड डू। अरे झंडू माम तू है कौन बे? अभी कल का शेयर होल्डर तू। 50 सालों से मेरे बाप ने कंपनी बनाई, मैं जानता हूँ क्या है, मुझे पता है। तू क्या है 10 रुपए का शेयर लेके मुझे बता के क्या करना है? हट। पर अगर वो कैसा है, कंपनी लॉ है, आप ऐसा नहीं बोल सकते वंस दे आर द शेयर होल्डर दे आर द बाप ऑफ द कंपनी। फिर तुम्हें झक मार के सुनना है, तुम ये नहीं बोल सकते तू कौन बे, ऐसा नहीं चलेगा। तुम भले ही अपने एमडी हो, आज भी मुकेश अंबानी का 44% शेयर है, पर 56% लोगों की भी बात सुनना ही पड़ेगी बेचारे को, क्योंकि इक्विटी होल्डर्स हैं। तुम ये नहीं बोल सकते मैं मुकेश हूँ भाई मुझे पता है। वो उसको अगर मान लीजिए उसको आज भी एसआर पास करना ना, झंडू माम लोगों को सुनना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए ज्यादा कंपनी इक्विटी इशू करने के चक्कर में अपना कंट्रोल खो सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि देखो इक्विटी का एक फायदा क्या हुआ, आपका लेवरेज कम हो गया। इक्विटी का ड्रॉबैक क्या है? मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में किसी को सौंप रहा हूं, बेच रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट
समझ रहे? हाँ बताओ, फ्लिपकार्ट ने 76% बेचा वॉलमार्ट को। अब वॉलमार्ट आके रोज बजाता हूँ इनकी, ए सचिन इधर आ, अपन ऐसा करेंगे। वो सचिन को बेचारा पहले आजाद पंची था, सचिन बिन्नी बंसल, वो बेचारे मजे में थे जिंदगी में, 100% स्टेक उनका था। अब ये आके रोज बजाते होंगे। और रही बात 76% इसलिए बिकॉज एसआर भी पास कर सकते हैं, तो रोज आके बजाता होगा सचिन ये, इसलिए वो इस्तीफा दे दिया। अभी परसों का न्यूज है, इतनी बजाए रिजाइन कर दिया, परसों का न्यूज है। वहां के उन्होंने जो मेन बंदे हैं इस अत्याचार को सह नहीं पाए, उन्होंने बोला भाई अपना रिजाइन है अपने कंपनी में, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बॉडी पे थे वो लोग, एंड दे रिजाइन फ्रॉम द कंपनी। क्योंकि एक समय होता ना कि जब मेरी कंपनी ना, तो मेरी चलती, मुझे पता है इंडिया कैसा है, मुझे पता है क्या स्ट्रैटेजी, कैसा सेल बढ़ाना है। तुम आके रोज आके ये कर ले भाई, वो कर ले भाई, नहीं पड़ता मेरा धंधा, मैंने, मुझे पता है इंडिया कैसे है। तू आके तू बैठा यूएसए में मुझे ज्ञान दे रहा है, इससे अच्छा कि तू ही कर ले भाई। समझ में? तो अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ डोंट, व्हेन यू थिंक अबाउट फाइनेंस आल्सो थिंक अबाउट ओनरशिप। थैंक यू सो मच, आप जितने मूवी देखे, थैंक यू सो मच। या आगे दोस्तों, कम ऑन एवरीबॉडी, प्लान नंबर 2, इशू 40 lakhs 40,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 rupees ईच एंड बैलेंस थ्रू व्हाट? कम ऑन बच्चों, बैलेंस कितना बचा है? 2 लाख। अरे प्लान 2 में 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गए, 4 लाख तो इक्विटी से उठा लिए, 2 लाख कहां से मिले? मतलब ये डेट से मिले, डेट। आगे तीसरा ऑप्शन क्या है? 3 लाख इक्विटी से मिले और 3 लाख डिवेंचर से मिल गए। चौथी बात, चौथा प्लान क्या है? अरे बोलो ना कुछ तो, चौथा प्लान क्या है? 3 लाख इक्विटी से मिल रहे, 3 लाख वो, ये भाई बोल रहा डिवेंचर नहीं, अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए, शौक है। द ईबीआईटी ऑफ द कंपनी, अच्छी बात है ना, हमें कुछ करना ही नहीं है, ना सेल्स निकालना है, ना वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ना कंट्रीब्यूशन निकालना है। वो क्या बोल रहा, डायरेक्ट क्या करो आप, ईबीआईटी दे दिया 4 लाख रुपए और आपको टैक्स दे दिया, तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट, कहीं कहीं पे इंटरेस्ट आएगा और कहीं कहीं पे नहीं। कितने कॉलम्स बनेंगे उनके? 5। पहला पर्टिकुलर्स, प्लान 1 2 3 4, और बाद में आपको ईबीआईटी निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है, कभी कभी इंटरेस्ट को डैश करना पड़ेगा कुछ कुछ कॉलम्स में। समझ में आया? टैक्स सबको आएगा, टैक्स में कोई डैश नहीं आएगा, और फिर बाद में कुछ कुछ को प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, कुछ कुछ को नहीं आएगा। आपको ईपीएस निकालना है और आपको फाइनेंशियल, आपको पता है फाइनेंशियल लिवरेज को अंडरलाइन कर दो, ये वो ऐसा एक्सक्लूसिव जगह आ गई है जहां पे फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल लिवरेज बाकी सबके कंपैरिजन में अलग क्यों है? क्योंकि पहले तीनों प्लान में अलग फाइनेंशियल लिवरेज जो हमेशा निकलता है। एक प्लीज एक काम करिए, प्लान 4 में जाओ और फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला प्लीज अभी लिखो मेरे सामने, जो अभी अभी आपने याद किया। क्वेश्चन बुक पे जाओ, प्लान नंबर 4 के सामने अभी आपने जो फॉर्मूला याद किया जरूर लिखे, पहले लिखे प्लान नंबर 4 के साथ में। बताओ क्या फॉर्मूला आएगा यहां पे? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी, ब्रैकेट में 1 माइनस टी। समझे क्या? आपका समय शुरू होता है। ईबीआईटी दिया रे, वो सेल्स वगैरह मत निकालना, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत नहीं, कंट्रीब्यूशन जरूरत नहीं है। वो वैसे ही आएगा जैसा नॉर्मल आ रहा है, उसको कुछ मत करना, ये फॉर्मूला की बात है। जब वो डीएफएल में आएगा तब करना, अभी छेड़ना मत है इसको। प्रॉफिट स्टेटमेंट में नॉर्मल लिखना, वो तो फॉर्मूला में जाके 1 माइनस टी करना है। इधर तो नॉर्मली जैसा जितना है उतना ही लिखना, मतलब 18,000 ही लिखेंगे आप यहाँ।
नहीं आ रहा है? हो रहा है आपसे? उसका नेटवर्क तक पहुंचे आप लोग? ईपीएस तक पहुंचे क्या? ईपीएस कितना आ रहा बताएंगे? प्लान 1 2 3 4 में किसी का? अच्छा, कोई लोग कहां तक पहुंचे मुझे जानने दो। हाँ जी, ईपीएस निकल गया आपका? ईपीएस कैसे निकला आपका? ईपीएस निकालने से पहले प्रेफरेंस माइनस होगा या बाद में? पहले माइनस होगा ना। जो बचेगा वो इक्विटी को जाएगा। तो पहले माइनस क्या होगा? इंटरेस्ट। और सही सवाल पूछा है इस बच्चे ने। ईपीएस निकालते समय आपने कितने शेयर होल्डर्स पकड़ना चाहिए? क्या उस 1 लाख को भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए? कंपनी के इसमें पहले 1 लाख शेयर्स है और अभी के कितने हैं वो देखना होगा, तो उनको तो कंसिडर करना पड़ेगा। शुड आई स्टार्ट नाउ? चलो, मैं भी आ रहा हूं आपके साथ में सॉल्व करने के लिए। प्लीज कम ऑन गाइस।
बोलो बच्चों, जिनका हो गया मेरे साथ में रहे, और जिनका नहीं आ रहा वो भी मेरे साथ रहे। बताएंगे दोस्तों EBIT कितना है? यहां पे इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है EBIT 4 लाख रुपए, राइट एवरीबॉडी? ओके, चालू करें। EBIT 4 लाख रुपए, मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 लाख। क्या EBIT सबके लिए सेम ही होगा? सब जगह पे मैं 4-4 लाख लिख रहा हूं। आप बताएंगे मुझे क्या मैनेज करना पड़ेगा अभी? इंटरेस्ट किस किस के लिए एप्लीकेबल है? फर्स्ट वाले ने तो पूरी इक्विटी लिया था, फोर्थ वाले ने प्रेफरेंस ले लिया, तो दोनों को मैंने डैश दे दिया। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन के लिए मेरे पास में इक्विटी कितनी, डेट कितना है? तो इनका डेट हुआ है 12% ऑन 2 लाख। 2 लाख कैसे हुए? 4 लाख इक्विटी से है, 2 लाख बचे थे, 6 लाख तो चाहिए थे उनको। तो 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12%, व्हाट इज द अमाउंट? 24,000। क्या मैं 24,000 यहां से मैनेज कर दूं? और दूसरा और एक सवाल बताएंगे दोस्तों, क्या लिखा है यहां पे? तीसरे वाले इसमें लिखा है बैलेंस 3 लाख आपने डिबेंचर से लिए। देखो यहां पे 3 लाख इक्विटी से निकाले और 3 लाख डिबेंचर से। अब क्या इंटरेस्ट कितना? 9% है, तो 3 लाख का 9% कितना हो रहा है? 27,000। शुड आई राइट 27,000? यस। तो यहां पे मैं 27,000 लिख देता हूं। मैं फिर इसको ऐसे माइनस कर दूंगा, ये मेरा 4 लाख ही रहेगा। ये आएगा 3,76,000, 3,73,000 and it will always remain 4 lakhs। बताएंगे दोस्तों क्या है EBT? अभी तक सबका जवाब सही है यहां तक? 4 lakhs, 3,76,000, 3,73,000 एंड अगेन 4 lakhs। यहां तक सही है? अब मैं माइनस कर दूं किसको? तो ये टैक्स माइनस बताएंगे, टैक्स का परसेंटेज कितना है? एट द रेट 40%। बताएंगे 4 लाख पे 40%, 1,60,000। इसका बोलो भाई 376 का 1,50,400। सही है? इधर बोलो 1,49,200। सही है? और इधर 1,60,000 वापस से। बोलो बच्चों अब क्या निकलेगा मेरा? EAT कितना लिखो? 2,40,000। इधर आएगा 2,25,600। आगे बोलो। 2,23,800। और ये आएगा 2,40,000। सभी लोग साथ साथ हैं? अब बताएंगे दोस्तों, मैं प्रेफरेंशियल डिविडेंड को भी मैनेज कर देता हूं। मैं पहले तीनों को डैश डैश करना चाहता हूं, क्या आप मुझे रोक सकते हो? हाँ जी। अब बताएंगे दोस्तों प्रेफरेंस कितना है? अब सर ये इन्होंने जो लिखा है ना 3 लाख पे 6%। क्या मैं यहाँ पे 18 का 18 लिखना? यहाँ पे मस्ती मत करना। जो ज्ञान दिया था ना मैं, इट वॉज रिगार्डिंग फाइनेंशियल लेवरेज। ये तो 18 ही रहेंगे ना, ये तो नॉर्मल चल रहा है अभी। वो तो तब लेता है जब इट वॉज ऑल टॉक्ड इन टर्म्स ऑफ लेवरेजेस, कि कितना फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है। ओके बोलो बच्चों क्या करूं मैं यहाँ पे? अरे कुछ तो बोलो, क्या करूं यहाँ पे? 2 लाख। इधर कितना लिखूं? इधर कितना लिखूं? और ये 2 लाख। अब क्या मैं EPS निकालने लायक हो गया हूं? पर मुझे नंबर ऑफ शेयर्स पता हो ना। इसमें मॉड्यूल में ऐसा भी लिखा है, ऑल्टरनेटिवली अज्यूम। अल्टरनेटिवली क्या अज्यूम कर रहे हो? क्या जो 10 लाख रुपए अपन ने पहले जो इक्विटी बोरो किया था ना, उस पे जो पैसे कमाए वो लेना ही नहीं, वो लिए नहीं है। अर्थात उन्होंने क्या किया? ऑल्टरनेटिवली है। एक काम करें, जो अपना नॉर्मल है वो सॉल्व करते, ऑल्टरनेटिवली लिखवा के दूंगा। अपने पास कितने शेयर है ऑलरेडी? पहले 1 लाख, सब में 1-1 लाख लिख दूंगा पहले। अब मैं नंबर ऑफ शेयर्स की बात करता हूं। 1-1 लाख तो है। अब 1 लाख को मद्देनजर रखिए, और फर्स्ट ऑप्शन में और कितने हैं?
फर्स्ट ऑप्शन है सर 60,000 और ऐड हो गए, तो फर्स्ट कॉलम के नीचे 1,60,000 मेरे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे। सही है, लिख दूं क्या? 1 लाख। सेकेंड ऑप्शन में बोलेंगे आप, सेकेंड ऑप्शन में 40,000 भी लिए, तो 1,40,000 मेरे पास में है। अरे कुछ बोलेंगे? ओके। थर्ड ऑप्शन में क्या किया? 1 लाख, और थर्ड ऑप्शन में अगेन 1,30,000। ये कौन सी शेयर्स की बात कर रहे हैं? इक्विटी। ईपीएस हमेशा इक्विटी की कॉन्टेक्स्ट में निकलता है। कैन यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ईपीएस? ईएटी जो डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, आगे बोलिए। ये जो बोलता है ना, इसको मैं डीआई कहता हूं, डीआई, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, जो हम लोग अब इक्विटी को देने लायक है। बताओ प्रेफरेंस मैंने पहले क्यों मैंने माइनस किया? बिकॉज प्रेफरेंस को प्रेफरेंस इक्विटी से ज्यादा मिलता है, पहले मिलता है। तो बताओ बच्चों, बस करना है, अब ईपीएस आ गया, आपका आंसर ओवर। बोलेंगे बच्चों ईपीएस कितना है? 1.5, 1.61, ये 70 है क्या? 70, और ये सही है। एक बार सभी लोग चेक कर ले क्या आपका ईपीएस भी इतना है? कितने लोग का यही ईपीएस था? एज इट इज सेम। ओ सुपर, माइंड ब्लोइंग यार। एवरीबडी हैज गॉट द सेम ईपीएस, नो डाउट। कैन वी प्रोसीड फर्दर? नाउ वी आर मूविंग ऑन। अरे बोलो यार, डीएफएल का फॉर्मूला बोला जाए, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। पहले तीनों का डीएफएल निकालना बहुत ही आसान है, पहले तीनों के ऊपर कार्यक्रम करेंगे दोस्तों। अब ये है आपका डीएफएल आपके सामने, और बताएंगे दोस्तों ईबीआईटी अपॉन ईबीटी मतलब 4 लाख अपॉन 4 लाख। ही वन कैसे हुए? इसका मतलब वहां पे कोई भी फिक्स्ड फाइनेंशियल, आप मुझे बताना, यहां पे मैं 1 लिख दूंगा, सही लिख रहा हूं क्या? अब बताना ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इसका कितना है? 1 पॉइंट, बराबर लिख रहे हैं? हाँ जी। तीसरा बोल दीजिए, ईबीआईटी अपॉन 1.07। अभी ये वाला जो है ना, उसके लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ईबीआईटी, ये प्लान फॉर के लिए लिख रहा हूं मैं। ईबीआईटी इंटरेस्ट माइनस पीडी ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स, बराबर है। ईबीआईटी बोलो बच्चों, 4 लाख, 4 लाख। और बोलिए इंटरेस्ट कितना था इधर? हाँ 0 है, माइनस पीडी कितना है रे? 1 माइनस 0.4। अब जवाब देंगे आप 4 लाख माइनस 4 लाख, ये कितना है? 18,000 को ये डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। बोलो कितना है? सही है। अब कितना लिखो? 4 लाख 370। आंसर कितना है? 8। आंसर वो। सभी लोग अपने आंसर को देखें, कितने लोग के आंसर वैसे भी सेम थे? सेम थे, सेम थे। इधर इधर कोई भी गड़बड़ नहीं? उधर चिंटी कुछ गड़बड़ हुई थी? लास्ट वाला अब सही हो गया? ओके, सभी लोग आगे बढ़ा जाए। वेलकम बैक गाइस, सो वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, चेक इट आउट। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न स्क्रीन पर। अब ये मैं आपको ले जाऊंगा किधर? ओके गाइस, इसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे, और सुनो ना अच्छा ये जो भी है इसमें तो अच्छा है सब कुछ। इसमें एक चीज है जो हमें WACC नहीं करना, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये WACC कब आता है मालूम क्या? जब हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं, चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का ही, तो रोमन 2 नहीं पढ़ेंगे,
उसके अलावा सब कुछ पढ़ेंगे। कैन आई प्रोसीड? द नेट सेल कितना है बच्चों? 30 करोड़ का सेल हुआ है। अच्छी बात है। EBIT ऑफ द कंपनी एज द परसेंटेज ऑफ नेट सेल इज व्हाट? कितना परसेंटेज है? 12%। अच्छी बात है। 12% बोल रहा है। क्या है EBIT? 3 करोड़ 60 लाख आपका EBIT है। द कैपिटल एम्प्लॉयड इज हाउ मच? 10 करोड़ आपका, 10 करोड़ ऑफ इक्विटी, 2 करोड़ ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस और डिबेंचर है आपका 6 करोड़। कैलसी लीजिए साहब, कैलसी। कितना हो गया टोटल? 10 करोड़ और 2 करोड़ और कितना? 6 करोड़। मतलब कंपनी ने पूरे पैसे निवेश कितने किए इस धंधे में? 10 करोड़ इक्विटी से लाए, 2 करोड़ प्रेफरेंस से लाए और 6 करोड़ डिबेंचर से लाए। द टोटल अमाउंट गोज टू व्हाट? 18 crores. So what is the कुल अमाउंट they have invested in the business? 18 करोड़। इनकम टैक्स कितना? 40%। आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेट ROE। ओहो ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। सर ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालते हैं? ना, रिटर्न ऑन इक्विटी एक अलग फॉर्मूला आता है इसका। आपको देखना पड़ेगा आपने कितना इक्विटी लगाया, उस इक्विटी पे आपको कितना पैसा बचा है। तो आपने इक्विटी में कितना पैसा लगाया? 10 करोड़। और कितना लगाया आपने धंधे में? इक्विटी वालों ने कितना पैसा लगाया और इक्विटी वालों को कितना पैसा बचा? दैट इज EAT। समझ में आ रहा है? ऐसा पैसा जो किसके लिए रह गया? जो इक्विटी वालों के लिए रह गया। सुनो ना एक मिनट, ROE कॉन्सेप्ट क्या होता है? जितना पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया, कितना पैसा लगाया उन्होंने? 10, तो उनको कितना मिलेगा? EBIT मिलेगा क्या? क्योंकि EBIT में सब इंटरेस्ट माइनस होना बाकी। EAT मिलेगा क्या? क्यों? यही वो EAT है जो इनके बाप का है। EBIT में से इंटरेस्ट वालों का पैसा आएगा जो बोरोवर्स है। इंटरेस्ट माइनस, इंटरेस्ट चला गया मतलब वो बोरोवर, मतलब जो डेटर्स थे हमारे वो खुश हो गए। अब EAT एक ऐसी अमाउंट है जो किसके लिए बची है? तो दैट इज व्हाट EAT, जो हमारा EAT अपॉन इक्विटी जो आता है दैट इज ROE। एवरीबॉडी? नहीं, प्रेफरेंशियल डिविडेंड होता तो। प्रेफरेंशियल डिविडेंड का है ना? तो है तो माइनस करेंगे, वो तो डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम आएगा। अगर है तो माइनस करेंगे। आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 हमें करना नहीं है। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द कंपनी गिवन द कंबाइंड लेवरेज इज व्हाट? सी, आपको कंबाइंड लेवरेज 3 दिया है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। कोई बताएगा ROE कैसे निकालना है? ROE को निकालने के लिए EBIT में से क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट माइनस करने के बाद में क्या होगा? वो क्या आ जाएगा? EBT आ जाएगा। फिर EBT में से क्या माइनस होगा? टैक्स रेट दिए क्या? हो भी दिया। तो अपने से EAT आ जाएगा। और EAT के बाद माइनस क्या होगा? PD, प्रेफरेंस नॉर्मल प्रेफरेंस माइनस करने का। फिर क्या बचेगा? वो डिस्ट्रीब्यूटेबल आएगा। और जितना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा उसको डिवाइड बाय इक्विटी करेंगे। अरे नाम क्या लिखा है? रिटर्न। सुनो, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटीवर किती कमवले? मराठी में बोलेंगे इक्विटी वरती किती कमवले, हिंदी बोलेंगे इक्विटी इतना लगा, उस पर कितना कमाया, इक्विटी वालों ने कितना कमाया। तो इक्विटी वाले के बाप का क्या EBIT तो है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट जाने वाला है। इक्विटी वाले को मिलने वाला क्या है? EAT भी नहीं, बिकॉज में PD जाने वाला है। तो जो PD जाने वाला जो DI रहेगा दैट बिलोंग्स टू इक्विटी होल्डर्स। तो इसलिए वही अमाउंट को उतना अमाउंट पकड़ेंगे जो किसने कमाए? इक्विटी। तो वो अमाउंट अपॉन, तो इक्विटी वाले के पैसे कितने हैं? 10 करोड़। समझा क्या? ये काम करो, शांति से सोचिए, आप प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट निकालो, PD माइनस का क्या आ जाओ, बाद में अपन साथ में ROE भी मिलते। जाओ करो, स्टार्ट करो। अच्छा, कॉलम्स कितने बनाएंगे अभी? पहले लिखो इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट,
क्वेश्चन देख रहे हैं? क्या बोल रहे, कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ लोग आज जो इस बैच को ज्वाइन किए, हमने इसके ऊपर 4 लेक्चर्स डाले, तो इसलिए इनको सारे फॉर्मूलाज और ये सब कुछ 17 प्रॉब्लम्स उन्होंने सॉल्व कर लिए। तुमको ज़्यादा आएगा, ऐसा डो नॉट फील कॉम्प्लेक्स कि आपको नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे आएगा ना। एकदम सडनली ऐसा डोंट फील ऐसे कुछ कि नहीं आ रहा, नहीं आएगा कैसे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर तो आ जाएगा आपको भी। और जितने भी लेक्चर्स मैंने लेवरेज के किए हैं, मैं आपको ओपन लेक्चर्स दे दूंगा, आप आराम से देख सकते हो उसको, ठीक है ना। वैसा कुछ इसके बाद का हर चैप्टर आपके लिए तो सब साथ में ही पढ़ेंगे। ओके, क्या है पॉइंट, क्या बता रही बोला अभी? रिटर्न ऑन इक्विटी एक बार चेक करके बताऊँ मैं कितना हो रहा है। आप सॉल्व नहीं कर रहे, सॉल्व करके आ गए कितना पॉइंट? परसेंटेज में 13.6, अगर 100 से मल्टीप्लाई तो 13.6। चालू करें। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट सभी लोग आरओई के लिए साथ में मिले, आगे डॉल डीएफएल कुछ ना करे, पहले आरओई के लिए मिले। अरे हो गया क्या आरओई? क्या चल रहा है अभी भी? करो करो, जो करना है करो। I was getting a feeling that we're forgetting ourselves. It's good to come back to some new places. तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं हो ना, वो जो शहर में पुलिस वालों को मार रहा है? भूतो? तुम्हारी आंखें किसी किलर की नहीं है। क्या है तुम्हारा? परसेंटेज में निकालो उसका। परसेंटेज करना तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है बस, है ना। कहां तक पहुंचे आप? आरओआई निकाल लिया आपने? नहीं, वो 1.36 जो निकाला ना आपने, ये रिटर्न ऑन इक्विटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो आपने जो किया ना, ये क्या जो भी आ रहा है, वो जो आया था डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम अपॉन करना था आपको इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो आता है 13.6%। आपका जवाब सही है, परसेंटेज का फर्क है अपना। 13.6 क्यों है मालूम क्या? 10 करोड़ लगाने पर उनको कितने पैसे कमाए उन्होंने? तो कुछ 1 करोड़ 36 लाख कमाए उन्होंने। आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम 1 करोड़ 36 लाख रुपए आ गए तो आप सही हो, वरना आप गलत हो। डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम शुड बी 1 करोड़ 36 लाख। एक बार चेक करिए आपका आंसर, अगर वो है तो फिर उसके बाद में रिटर्न ऑन इक्विटी चाहे तो अपन साथ में करेंगे। इज दैट 1 करोड़ 36 लाख आया क्या? चलो साथ में करें। देखो यही क्वेश्चन सुनो ना प्लीज, इधर देखिए मेरे बच्चों, हो गए 1 करोड़ 36 लाख है, सभी का आ गया होगा। इधर कृपया करके देखिए, ध्यान दे, मैं कुछ खास चीज दिखाने जा रहा हूं। अभी ये आपका एफएम रॉक्स, एफएम रॉक्स का क्वेश्चन नंबर 3 आपके बुक में भी है, जो आपके जिन्होंने एफएम रॉक्स लाई है वो देख सकते हैं पेज नंबर 2.9 पर। 2.9 पेज पर एफएम रॉक्स के वॉल्यूम ए के 2.9 पेज पर इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। सर आपने इसी क्वेश्चन को चूज क्यों किया? बिकॉज ऐसा एक क्वेश्चन है, काफी चीजें कवर कर रहा है, जैसे आरओई एक नई चीज है इसमें,
तो ऐसी जब चीजें, कोई चीजों में, कोई क्वेश्चन में कुछ नयापन होता है ना, तो क्वेश्चन जरूर एफएम रॉक्स में रहता है, ताकि सब टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब देखते दोस्तों, सभी लोग मुझे बताएंगे सबसे पहले ईबीआईटी कितना है अपना? अरे कोई जवाब देता क्या इस क्लास में? 3 करोड़। ये सभी का सही था। उसके बाद में आपने किसको माइनस किया? हाँ जी, और इंटरेस्ट कितना लिखा था आपने? कैल्सी। सभी लोग साथ में, कैल्सी मेरे साथ में रहेंगे, फिर से एक बार देखेंगे। हाँ, 15% ऑफ कितना? 6 करोड़, तो मतलब 90 लाख रुपीस। कम ऑन यार, तो क्या करा जाए अब? वो जो था सर ईबीआईटी, उसमें से क्या करो आप, क्या करो? 90 लाख को माइनस कर दिया मैंने। तो ये ईबीआईटी मेरा सही है, इंटरेस्ट मेरा सही है। 90 लाख माइनस करिए 2 करोड़ 70 लाख। सभी लोग ईबीटी 2,70,000 है। और सी, लुक एट द फॉर्मेट, दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट एंड द प्रेजेंटेशन इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन। आप फॉर्मेट देखिए, जानबूझ के नोटबुक जैसा लिया है ताकि आपको ऐसा फील हो आपकी खुद की नोटबुक है। बराबर है? 2 करोड़ 70 लाख। अभी 40% टैक्स है तो माइनस कर देंगे। 2 करोड़ 70, 1 करोड़ 8 लाख, एंड द आंसर इज व्हाट? 1 करोड़ 62 लाख। एवरीवन कम ऑन। कोई शक सवाल इसमें? तो बताओ प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है हमारा? यहां पे आपको दिख रहा होगा 2 करोड़ हमने लिए हैं और 13% से लिए हैं, तो 2 करोड़ को 13% कर दो तो 26 लाख रुपए आएंगे। सो ये रहा 26 लाख आपके सामने माइनस किया हुआ। तो 1 करोड़ 62 लाख जो बचा हुआ है, उसमें से 26 लाख माइनस किया तो आंसर इज 136। अब ये अभी सुन लेना, इसको ही मैं कहता हूं डीआई, डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। ये वो पैसा है जो इक्विटी के बाप का है। बताओ मैं इसको क्यों नहीं कहता हूं 162? क्योंकि 162 में से अभी भी प्रेफरेंस माइनस होगा। देवी और सज्जनों, आई कैन नॉट टेक 162 बिकॉज वो पीडी भी आता है उसमें, तो पीडी माइनस करने के बाद ही जो बचेगा वही इक्विटी का होगा। इसलिए फॉर्मूला के अंदर मैंने 136 किसके लिए बचा हुआ है? अरे बोलो किसके लिए बचा हुआ है? तो कैल्सी पे लेंगे, कैल्सी पे सभी लोग लेंगे। 1 करोड़ 36 लाख पूरा लिखो। 1 करोड़ 36 लाख, एक जीरो ज्यादा हो गया मुझसे। हाँ जी, 1 करोड़ 36 लाख मेरे पास में है। कितने पैसे पे 1 करोड़ 30? कितना पैसा कमाया? कितना पैसा कमाया? 1 करोड़ 36 लाख। किसने कमाया? इक्विटी वालों ने। पर इक्विटी के पैसे कितने अपने क्वेश्चन में? कहां है? देखो यहां है, 10 करोड़ इक्विटी वालों का है। बराबर है? इसीलिए क्वेश्चन में यहां पे 10 करोड़ लिखा गया। और लिखा, अब देखना 10 करोड़ लिखा है। अब मैं कैल्सी पे 1 करोड़ 36 लाख को 10 करोड़ से 10 लाख ने, बिल्कुल सही, अब आ गए। अब दिस इज व्हाट, अगर मैं इसी चीज को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दूं तो परसेंटेज की फॉर्म में 1 करोड़ 36 लाख अपॉन 10 करोड़ कर दूं मैं, तो कितना था वो? 0.136। उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आई वांट इन परसेंटेज कि इक्विटी वालों ने 100 रुपए लगाए तो कितने परसेंटेज कमाई। ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये आरओई है, रेसिडुअल मतलब डीआई अपॉन टोटल इक्विटी। 1 करोड़ 36 लाख कमाए 10 करोड़ के ऊपर, मतलब कमाए 13.6%। इसको समझ में आ रहा है? समझा? 13.6%। कितने लोग आंसर आए थे? सभी लोग आंसर थे। एक चीज है जो आज तक मैंने नहीं बताई, पर अभी एग्जामिनेशन में आपको वो भी आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन में पूछी नहीं है, लगे हाथ बताना चाहता हूं। एक होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सुनना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा भी क्यों, उसको बोलते हैं आरओआई। मैं पहले बोला था आरओई, आरोही नहीं बेटा, आरओई। आरोही कहां से लाया तुमने? आशिकी 1 2। सुनो इधर, आरओई नहीं, आरओआई। आई मतलब इन्वेस्टमेंट। अब मुझे बताओ, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है? ए जयप्रकाश खड़े हो जाए, बहुत मजे लेता है। उसके शक्ल पे जाओ नको, उसके रूममेट्स कौन बैठे हैं? भोला मत समझना इसको, पता है ना, बहुत चालू आदमी है। भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती। बोल बेटा। मिस्टर जेपी, देख
कितना इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी ने? मैं क्वेश्चन आपके सामने ले आता हूं। आपके ऑप्शन है 10 करोड़, 2 करोड़, 16 करोड़ या 18 करोड़। 18। जेपी कह रहा है कि कंपनी ने 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। क्या जेपी सही कह रहा है? क्योंकि कंपनी ने 10 करोड़ का इक्विटी लगाया, 2 करोड़ और 6 करोड़ का डेट उठाया। मतलब कंपनी का आरओआई का जो आई है वो 18 करोड़ का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18 करोड़ पे कितना पाया? शब्दों को आरओआई के नाम में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बताओ इतने इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आया? लगाया कितना? 18। पाया कितना? कौन जवाब देगा? अगर सही जवाब देंगे तो आप मेरी नजर में उठ जाएंगे। 18 करोड़ को इन्होंने लिखा है 3 करोड़ 60 लाख। मिस्टर जेपी, आपको जवाब देना है ये 3 करोड़ 60 लाख ईबीआईटी क्यों लिखा? क्योंकि जब मैंने आरओई किया था ना, तब मैंने 1 करोड़ 36 लाख लिखा था। वो क्या था मालूम क्या? वो था जो इक्विटी वालों को मिलने वाला, इसलिए फिर उनका ही लिखेंगे। अब की बार इन्होंने ईबीआईटी क्यों लिखा? नहीं, फॉर्मूला रट्टा मारने वालों की ऐसी की तैसी। आपको मुझे ज्यादा है वो क्यों लिख रहा है? देखो, मैं तो आपको ना ईबीआईटी लिख दो रहे जब भी आया है, तो वैसा नहीं। यू शुड नो व्हाई वो ईबीआईटी क्यों लिख रहा है। यहां पे ईबी क्या बोलते उसको, डीआई क्यों नहीं लिखा? डिस्ट्रीब्यूटेबल जैसे ऊपर लिखा उधर भी लिख दो। लॉजिक। मिस्टर जेपी, आई वांट आंसर राइट नाउ। जेपी, आई एम so disappointed. Not expected from you, JP. अन्ना, ये ईबीआईटी क्यों लिख रहे? कौन देगा जवाब? कौन जीतेगा ये सरताज? आज ये प्रश्न बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप बेटा खड़े हो जाइए आप। हाँ जी, क्या नाम है जो आपका? हाय कृष्णा। कृष्णा कहां से आए आप? तुर्काबाद, राइट? फरुका वो यूपी वाला जो वही ना, ये सब साथ में 3 लोग आए थे। ये फरुखाबाद यूपी से हमारे बीच में इस समय उपस्थित। बेटा बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। प्लीज आप जवाब दीजिए, ईबीआईटी क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे? सुन ले, सुन क्या बोल रहा है, देख उसकी आंखों में सपने लेके आया है इतने दूर से वो। तो बोल बेटा बोल। नहीं पूरा कर क्या बेटा, तेरी बहुत इज्जत बढ़ाई मैंने, वरना ये मेरी बजाएगा के बोला था। हाँ इन्वेस्टमेंट में तो इक्विटी भी है, डेट भी है और प्रेफरेंस। कितने सपने देखे थे तेरे ऊपर। भावनाओं को समझ रहा हूं, शब्दों को नहीं। मेरे दिल पे इस समय छुरियां चल रही, छुरियां। वो देख कैसे मेरे मजे ले रहा है। उसको इतनी खुशी हुई मालूम क्या जब तूने जवाब नहीं दिया ना, उसके मजे हो गए जिंदगी के। बेटा मेरी लाज रखना अब जेपी के सामने। कौन है जो मेरी लाज रख सकता है? मेरी इज्जत, आबरू, अखंडता, एकता का सवाल है। कौन जवाब देगा? हाँ जी मिस्टर दिल्ली। वो कहां से? दिल्ली। हाँ जी खड़े हो जाए बेटा। जैसे कि मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, आप जो कह रहे हैं ये तो इक्विटी वाला भी आ गया, इसमें डेट वाला भी आ गया और इसमें प्रेफरेंस भी वाले भी आ गए। आप बता क्या क्या बोलना चाहता है? बिल्कुल सही है। कैसे? जैसे ये डेट है, डेट वालों को ये आई मिल जाएगा। टी तो अलग ही जिंदगी है उनकी, टी तो टैक्सी होता है।
प्रेफरेंस वाले भी ईबीआईटी में से माइनस। ईबीआईटी का पैसा कुछ इंटरेस्ट को, कुछ पीडी को, और टैक्स तो छोड़ दो, तो प्रेफरेंस को ये जो पैसा है, ये पैसा किसके लिए कमाया गया? ईबीआईटी। ये ईबीआईटी किसके लिए कमाया गया? ताकि वो डेट वालों को इंटरेस्ट दे सके। तो ये तीनों मिलके क्या बोल रहे हैं? हमने तीनों ने मिलके इतना कमाया, बराबर ना? हम तीनों के लिए ये कमाया गया। अरे बोलो ना, वो छोड़ दो किसको पहले किसको बाद में। डेट वालों के लिए देखो ना, यहाँ पे इन तीनों के लिए तो ये ईबीआईटी में से पहले इंटरेस्ट चले गया, तो वो बोल रहा है ये ईबीआईटी में से इंटरेस्ट वालों को भी मिलता है, इसी में से पीडी वालों को भी मिलता है, और अल्टीमेटली बचा हुआ इक्विटी वालों को मिलता है। मतलब ये टैक्स को छोड़ दो, क्योंकि टैक्स अब ये मत लिखना कि गवर्नमेंट कोई इन्वेस्टर नहीं है। तो इन्वेस्टर के लिए कितना कमाया गया? 3 करोड़ 60 lakhs बिलोंग्स टू ओनली इक्विटी, और इट बिलोंग्स टू इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर ऑल। बोल बेटा, तीन सबका मिला के आ गया, बराबर है? सबका मिला के एवरीवन। कोई शक सवाल? किसी को भी नहीं। दोस्तों देखो ना, आपको फॉर्मूला क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। दोस्तों बताओ, ईबीआईटी अपॉन, कम ऑन एवरीबॉडी। तो ईबीआईटी कितना? 3 करोड़, और कितने करोड़ पे? मतलब 18 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे सबके लिए कंपनी ने 36 करोड़ 60 लाख कमाए। तो मैं करूंगा, अगर कैलसी पे 360 अपॉन 1800 कर दूंगा, तो मेरे पास में 0.2 आएगा। मतलब 20% पैसा कमाती है। अरे वही सर ना, 18 करोड़ पे 3 करोड़ 60 लाख कमाए, मतलब 20% कमाई हुई इनकी। अगर सब इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा तो। ये लिखेंगे आपने? प्लीज लिख दीजिए, प्लीज। आपके बुक में ROI लिख दीजिए, और ROE को और ROI को अलग से स्टार मार्क करो, कलर दो, क्योंकि ऐसा अद्भुत चीज है जो पहले हमने देखा नहीं। आज 3 चीजें नहीं आई हमारे जीवन में। एक प्रेफरेंस वाली आई, एक ROI आया, एक ROE आया। आपने DFL निकाला? 1 मिनट, इससे भी अच्छा 1 मिनट रुकना। कैलसी पे कर सकते हैं हम लोग। कहां पे हम लोग बताओ? सबसे सिंपल बताओ बच्चों, क्या है हमारे पास में? अरे हमारे पास में है क्या? देखो अपने पास में क्या बोल रहा है वो? कंबाइंड लिवरेज कितना बोल रहा है? अरे बोल दो भाई। तो क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है? 3। तो क्या मैं लिख सकता हूं डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL इज इक्वल टू DCL? DCL कितना है मेरा? डॉल मुझे मालूम नहीं, डॉल को डॉल लिखूं और DFL को DFL लिख रहा हूं, पर DFL निकालना कैलसी पे है। बताओ बच्चों, कैलसी ले ले हाथ में, DFL कितना है? सबसे सिंपल है, इतना भी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं, वो करने की जरूरत नहीं इतना बस। तो बताओ बच्चों क्या करेंगे? EBIT अपॉन EBT। EBIT कितना है? 360 अपॉन कितना करूं मैं? ये प्रेफरेंस वाला है क्या? हाँ वो भी कर लेंगे 2 मिनट। ये EBIT अपॉन EBT है, चलो ठीक है वैसा करेंगे। देखो यहाँ पे EBIT अपना 360 है, 270 अपना EBT है, और अपना बताओ आज ही हमने एक लर्न किया प्रेफरेंशियल रहा तो EBT के साथ ऊपर का EBIT होता है, और ये EBT को हम लोग कैसा लिखते हैं मालूम है ना? EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट बराबर है। आपको जवाब देना है हुआ क्या है, बताओ जल्दी से। EBIT कितना है अपना? 3 करोड़। अरे 3 करोड़ 60 लाख है ना, तो ये लिखा है 3 करोड़ 60 लाख यहाँ पे। और EBT कितना है? EBIT में से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो EBIT कितना है अपना? 3 करोड़ 60 लाख माइनस क्या करूं? माइनस कितना? 90 लाख, तो मेरा 270 हो गया ये। अब 270 हो गया, देखो यहां ध्यान से, बराबर है। तो अब मैंने क्या करना है, इधर देखो, इधर ये है 3 करोड़ 60 लाख, बराबर है। ये वापस से 3 करोड़ 60 लाख माइनस 90 लाख मेरा क्या है? अब माइनस मुझे और करना है पीडी,
आज ही हमने पढ़ा पीडीवी में, पीडीवी इज ऑल्सो फिक्स कॉस्ट। तो मेरा प्रेफरेंशियल डिविडेंड कितना है यहाँ पे है 26 लाख, पर वो 26 लाख मेरा कितने परसेंट टैक्स के? तो 26 लाख आप बताओ, भले ही ये पर पीएनएल के डेबिट में अगर इंटरेस्ट होता तो कितने जाता? तो 26 लाख डिवाइडेड बाय कितना करूं मैं? 0.6। तो आंसर इज व्हाट? तो माइनस और करना पड़े मुझे 43,33,300। तो अब मैं तीन चीजें मैं देखो क्या क्या माइनस हुआ, 3 करोड़ 60 लाख माइनस 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपए। अब बचे 2 करोड़ 70 माइनस 43,33,333, राइट? व्हाट इज द आंसर? तो अब मेरे पास में आ गया 3 करोड़ 60 लाख अपॉन 2 करोड़ 26,66,667। कितना आंसर आ रहा है? 1.5882। ये क्या है मेरा? DFL। अच्छा एक काम करो, सभी लोग बता दो, ये DFL समझ में आया क्या? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई शक सवाल है? अब मुझे बताओ क्या आसान है हमारे लिए? अगर मेरे पास DCL है, मेरे पास DFL है, तो डॉल निकालना कैसे आसान हो गया? DCL का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग लेवरेज को फाइनेंशियल लेवरेज से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा एक बता दो, यहां तक क्लियर है क्या सब? जिसने नहीं लिखा लिख लो एक बार। पहले DFL निकाल लो। DFL निकला क्या? अरे बच्चों DFL मिला क्या? तो लिखो अब नीचे लिखो नेक्स्ट वर्किंग। ये कौन सी वर्किंग नोट नंबर थी? 1 2 क्या दिया था आपने इसको? ये कौन सी वर्किंग नोट नंबर थी? जो भी नंबर थी, अब अगला नंबर लिखो। लिखो नेक्स्ट वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ, लिखो कैलकुलेशन ऑफ डॉल। अगली वर्किंग नोट लिखो कैलकुलेशन ऑफ डॉल। डॉल अब लिखो वहां पे, प्लीज डोंट टॉक। अब लिखो, अरे डोंट टॉक भाई, लिखना है आपको। लिखो DCL इज इक्वल टू, DCL का लॉन्ग फॉर्म क्या है? कंबाइंड लेवरेज। तो DCL इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL। डॉल मल्टीप्लाइड बाय DFL। लिखो DCL कितना है अपना? अरे बोल दो भाई। तो अपना DCL कितना है? 3। ये आपने लिखा है यहां पे। अब बताएंगे दोस्तों डॉल कितना निकला अपना? मालूम नहीं है। डॉल को डॉल जैसा लिख दो, और DFL हमने अभी निकाला 1.5882। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज डॉल? ये 1.582 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 889 जो भी। ये आपका डॉल आ गया। क्वेश्चन में यही पूछा था। इस क्वेश्चन में आपने कुछ चीजें विशेष समझी, जिनका नाम है ROE, ROI। प्लीज अंडरलाइन कर दो, वहां पे स्टार मार्क कर दो और लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट, ROI, ROE। ये जो निकालना था इट वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑलरेडी अगर आपका इसमें DCL था, DFL आपने निकाला, यू आर गेटिंग डॉल। ये कुछ अलग नहीं है। मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, एक मिनट। सभी लोग यहां पे मेरे साथ में प्लीज कॉन्सेंट्रेट करेगा। आपके कुछ डाउट है मुझे पूछो बाद में। इस क्वेश्चन के बाद में अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं तो आप सॉल्व करेंगे? बस 5 मिनट का समय होगा, फिर हमारी क्लास खत्म होगी। वो ऐसा क्वेश्चन होगा जो ICAI ने पूछा है मई 18 में। मई 18 का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब हाँ जी दिखा रहा हूं, 1 मिनट रुकिए।
मई 2018 मतलब पिछले अटेम्प्ट में आईसीए ने इस क्वेश्चन को पूछा 5 मार्क्स के लिए। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। इतना ही क्वेश्चन है बस। सेल्स कितना है भाई? टेल मी हाउ, फटाफट करना। सेल कितना है? इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट 10 लाख का हुआ। अच्छा, ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? कंबाइंड कितना है? डॉल के देखो, डॉल दिया है, कंबाइंड दिया है। फाइनेंशियल लेवरेज कितना है? हाँ, जल्दी से निकालो डीएफएल। 1 पॉइंट। सभी लोग कैलसी भी लो प्लीज, फटाफट। आप सभी को पता है कैसे सॉल्व करना था। डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल इज इक्वल टू डीसीएल। तो अगर मैं डीएफएल निकालने जाऊंगा तो 2.16 को अपॉन करूंगा 1.2 से, तो मुझे मिलेगा 1.8। डीएफएल निकल गया। हमारे पहले 2 मार्क पक्के हो गए, या 1 मार्क जो भी उसको अलग। तो डीएफएल निकल गया। सभी लोग को डीएफएल निकाल दिया है। अभी आपको निकालना है फिक्स कॉस्ट कितनी है और पीवी रेशियो कितना है। आपका समय शुरू होता है। आप सही, इतना ही क्वेश्चन है, फिर हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? डीएफएल दिया हुआ है, इंटरेस्ट की अमाउंट दी है, समझदारों को इंटरेस्ट की अमाउंट दी है, डीएफएल दिया है। ऐसे 3 क्वेश्चन हमने बैक टू बैक किए थे और आपको मालूम है तीनों क्वेश्चन को एक तरीके से किया था। और आपको उसकी की भी मालूम है, वो की क्या थी? मालूम है वो क्या था? और मैं आपको क्लू दे रहा हूं, डीएफएल से ही सॉल्व होगा ये। मई 2018 का क्वेश्चन पेपर है ये। आईसीए का बेंचमार्क क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन आईसीए पूछती है। सर फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, कैसे निकालेंगे फिक्स कॉस्ट? समझ गया कैसे करना है? क्या 27 लाख फिक्स कॉस्ट? कितने लोग आ रहा है 27 लाख? कुछ लोग 22,50,000 बोल रहे हैं। एबीआईटी नहीं, फिक्स कॉस्ट पूछ रहा हूं मैं। 4,50,000 फिक्स कॉस्ट। क्या कंट्रीब्यूशन किसने पूछा? फिक्स कॉस्ट दो मुझे। फिक्स कॉस्ट बताओ। फिक्स कॉस्ट मैं आपको क्लू दे रहा हूं, डीएफएल से सॉल्व हो गए, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी से सॉल्व हो गए। आप बोले सर यार फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इतने से कम क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कैसे निकालते हैं? और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ना कंट्रीब्यूशन मालूम है, ना सेल मालूम है, ना फिक्स कॉस्ट मालूम है, होगा कैसे ये? सेल पता है। अच्छा सेल पता है। फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख जिनकी आ रही है वो करेक्ट आंसर है। 4.5 लाख आ गया। कैसे करना है आपको मालूम है? वो ऐसे 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अभी याद है? 3 बार बोला ना, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मालूम है, और इंटरेस्ट अमाउंट दी है तो आपको ईबीआईटी निकल जाएगा। और जैसे ईबीआईटी निकला, ईबीटी तो निकला ही है, और ईबीआईटी निकल गया तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी भी आपके पास में, डॉल भी सब मिलता है आपको, फिक्स कॉस्ट भी मिल जाती है। चलो सॉल्व किया जाए फटाफट। पी रेशियो 3.7, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स अच्छा 27%। करें सॉल्व सब लोग साथ में? चल, अरे अपन ने किए ये सेम चीज। चलो बोलो सबसे पहले कहां से खोले? डीएफएल चालू करें। डीएफएल इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय, क्या कर रहा हूं, डीसीएल इज इक्वल टू डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल। ये है हमारी वर्किंग नोट नंबर 1। बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दिया है?
ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है 1.2, DFL मुझे मालूम नहीं है. व्हाट इज DCL? 2.16. What is DFL? 2.16 upon 1.2. Answer is 1.8. क्या ये मेरा DFL सबका सही मारा है? कितने लोगों का DFL 1.8 अपने बुक में भी आ चुका है? सभी सही है. वर्किंग नोट नंबर 2 ये रहा आपके सामने. अब मैं DFL का इस्तेमाल करूंगा और DFL का फॉर्मूला आप मुझे बताएंगे. क्या अपॉन क्या होगा? EBIT अपॉन EBT. बताएंगे कोई क्लू कैसे करेंगे? अरे बताओ ना जितने लोगों हुआ है. सर एक काम करो, EBIT को EBIT लिखो और EBIT माइनस को इंटरेस्ट लिख दो. DFL कितना है? 1.8 है. EBIT ही रखूंगा मैं और इधर भी EBIT. बताएंगे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट है? यहां पे इंटरेस्ट आपका 10 लाख रुपए दिया हुआ है. तो मुझे बताओ मैं क्या करूंगा? 10 लाख रुपए यहां पे माइनस कर दूंगा. अब ये EBIT उधर जाएगा तो ये 1.8 जो है EBIT हो जाएगा, माइनस ये 10 लाख 1.8 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 18 लाख हो जाएंगे और मैं ये EBIT ऐसे लिख दूंगा. इस गुत्थी को सुलझाने के बाद में हमें EBIT इधर जब जाएगा तो 0.8 EBIT बचेगा और ये 18 लाख उधर चला जाएगा. फिर ये EBIT जो है ये 18 लाख को डिवाइड करेंगे हम लोग 0.8 से. कितना आ रहा है? 12,50,000. क्या बोल रहे तू? 22 लाख. EBIT कितने लोग का 22,50,000 आ रहा है? समझ गए? आपको समझोगा जो क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में किए थे उसी के आधार पर मैं 18 को पूछा गया. अब बताएंगे दोस्तों EBIT ये है तो आपके हिसाब से EBT कितना आएगा? सर EBIT में से माइनस इंटरेस्ट कर दो तो इंटरेस्ट की अमाउंट 10 लाख है, अभी हमने देखी. तो आंसर इज व्हाट? 12,50,000. EBIT मेरे पास है, EBT मेरे पास है, सेल्स मुझे दिया हुआ है. क्या मैं फिक्स्ड कॉस्ट और सब कुछ निकाल सकता हूं? आप बताएंगे दोस्तों मेरे पास में क्या क्या मौजूद है? क्या मेरे पास सेल्स है? क्या मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट है? क्या मेरे पास कंट्रीब्यूशन है? नहीं. क्या मेरे पास में, अब बोलो ना क्या लिखना है मुझे? तो क्या EBIT निकालना है मुझे? क्या मेरे पास में इंटरेस्ट है? हाँ है. क्या मेरे पास में EBT है? चलो बताएंगे. तो सेल्स कितना है? क्वेश्चन के मुताबिक सेल्स कितना होगा? 100 लाख. श्योर? यहां पे मैं लिख दूं 100 लाख. बराबर है. वेरिएबल कॉस्ट मालूम, कंट्रीब्यूशन मालूम, फिक्स कॉस्ट मालूम. क्या मालूम है? कितना EBIT? 50,000. इंटरेस्ट कितना? और ये कितना है? और ये भी 100 लाख लिख देता हूं मैं. कैसे जाएंगे ऊपर? किससे? सर डॉल से. आर एबल टू अंडरस्टैंड? बताओ बच्चों डॉल हमने क्या किया है यहां पे? डॉल कितनी है हमारी? और कैन यू प्लीज टेल मी द फॉर्मूला फॉर डॉल? कंट्रीब्यूशन अपॉन. तो मैं काम करता हूं इसके ठीक नीचे डॉल लिखता हूं. ये मेरा वर्किंग नोट नंबर. नेक्स्ट, जैसे मैंने DFL निकाला था, ये मेरी कौन सी शीट है? ये मेरा इनकम स्टेटमेंट है. ओके. ये मेरी वर्किंग नोट नंबर 3 हुई. अब मैं वर्किंग नोट नंबर 4 लिख रहा हूं जिसका नाम क्या है? डॉल.
बताएंगे दोस्तों डॉल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन, और बताओ बच्चों कंट्रीब्यूशन से कंट्रीब्यूशन ही लूं मैं इसको। ईबीआईटी कितना है? 22 लाख, और डॉल कितना है? 1 पॉइंट, तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 20। तब सोचो एक गुत्ती सुलझ गई है। कंट्रीब्यूशन 27 लाख आ गया, और अगर 22.5 लाख ईबीआईटी दिया है तो मेरा फिक्स कॉस्ट केवल आएगा 4.5 लाख। तो मेरा दूसरा आंसर मुझे प्राप्त हो चुका है। और कंट्रीब्यूशन दिया है तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा निकल ही जाएगा। तो ये 73 लाख मेरा वेरिएबल कॉस्ट माना जाएगा। और रही बात पीवी रेशियो की, मेरा अगले वर्किंग नोट आएगा ये 5 नंबर पे, जिसको मैं पीवी रेशियो कहूंगा। बोलो साहब पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन, अब साहब दोनों भी चीजें मुझे मालूम है। कंट्रीब्यूशन 27 लाख मुझे मालूम है, और सेल्स कितना है? 1 करोड़। ये 0.27 आता है वैसे, पर अगर परसेंटेज की फॉर्म में देखेंगे तो ये 27% आता है, विच इज इक्वल टू 27%। कितने लोगों का पीवी रेशियो 27% आ गया था? मेरे से पहले, मेरी बात पहले। कितने लोगों का फिक्स कॉस्ट वाकई में ये पहले ही आ गया था? 4.5 लाख रुपए सभी लोग का आ गया था। आपको मालूम है इस तरह के क्वेश्चन हमने जो पहले सॉल्व किए थे उसी के आधार पर आपको एक समझना है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको मार्क करना है जो मैं बोल रहा हूं। आपके आंसर जहां पे लिखे वहां पे आपने लिखा May 18, लिखो ना पे क्वेश्चन May 18 लिखा आपने। कितने मार्क के लिया था? कहां से चाबी खुलती है इसकी? इस पूरे का गेम चेंजर है डीएफएल। जरूर जाइए डीएफएल के पास में, डीएफएल को बिल्कुल हाईलाइट कर दीजिए वहां पे। डीएफएल, अगर डीएफएल आपको पता है तो सारी चीजें अपने आप खुल जाती है। सभी लोग डन गाइस? आज हमने जो लेवल के क्वेश्चन देखे ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे। समझ में आ गया? आपने देखो कुछ अलग अलग आ रहा है। कल और 2 एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, पर आईसीआई का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है May 18 में आपने देख लिया, वो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है ना? बाकी आई सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट है हम लोग बात कर सकते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस। टेक केयर, बाय बाय।